หี้ยไอ้พวกสารเลวฟัดกันใหญ่เลยรักกันยิบหายเลยอืมพอรักกันยืนกอดแหมโนเนียควยอ๋อมึงจะชนอยู่แล้วมึงยังไม่หลบอีก ไอ้สัตว์ไปเลยดิไม่ต้องรักกันขนาดนั้นรุดหลัง You want to hug it out? No, not really. Let's hug it out. दोस्तों ये जो अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो देखी, ये वीडियो है थाईलैंड की एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर में दो मॉनिटर लिजार्ड जो हैं वो सड़क पे कुछ ऐसा दृश्य दिखाती हुई पाई गई। ये प्यार है या फिर तकरार, आप लोग इसको क्या बोलोगे? अगर ये प्यार है तो इसका मतलब ये है कि इंसानों को इनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से जानवर आपस में प्यार कर रहे हैं और हम लोगों को भी एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। पर लेकिन जिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का ये टाइटल था वहाँ पर लिखा होता है कि ये दोनों आपस में लड़ रही हैं, यानी कि एक तकरार है। अगर ये तकरार है तो वो अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रही हैं यहाँ पर। तो अगर आप लोग इसको तकरार बोलोगे तो इंसानों ने यहाँ पर लिजार्ड को भी ये सिखा दिया है कि आप लोगों को भी किस तरीके से लड़ना है, जैसे हम लोग अपनी ज़मीन के लिए लड़ते हैं। वैसे इस पिक्चर को देखकर आप लोगों को क्या लगा कि ये प्यार था या फिर तकरार? आप लोग इसको क्या बोलोगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज है 27 अगस्त। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है बहुत शानदार रहने वाला है। काफ़ी कुछ मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से करूँगा। जो मैंने आप लोगों को कल बोला था कि कितने घंटे बैठकर आप लोगों ने सिटिंग की, तो उसमें से एक बच्चा बोल रहा है कि सर बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कि यानी कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई बांध रहा है हम लोगों को। देखो यार, ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। कोई काम स्टार्ट करोगे ना, कई सारी दिक्कतें आएंगी। जैसे मान लीजिए आप लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर बैठते ही नींद आने लगी। आप एक बार ऐसा करो, सो लो अच्छे से, एक अच्छी सी नींद ले लो ना आप लोग बैठ के। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है ना, तो उस दिक्कत का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, ठीक है? तो कुछ भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, कोई आप लोग बैठे हो चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा सा उठकर इधर उधर घूम लो। मोबाइल में मत लगना, नहीं 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 नहीं, मोबाइल में नहीं लगना है, ठीक है? मोबाइल इतनी खतरनाक चीज़ है। आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, शायद आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोग बैठ के 2 से 3 घंटे तक मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं, शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स या फिर फेसबुक के ऊपर जो वीडियोस। आप लोग मान लीजिए 2 घंटे तक आप लोगों ने ये काम किया बैठकर दबाकर, पूरा तसल्ली में, कुछ नहीं पता कि आसपास में क्या हो रहा है। 2 घंटे बाद जब आप लोग उस पर्टिकुलर एक जोन में से बाहर निकल कर आओगे, तो आप लोगों को हमेशा एक चीज़ देखने को मिलेगी कि 2 घंटे तक जो आप लोगों ने इसमें मगजमारी की है ना, जो खासकर शॉर्ट्स वीडियो या रील देखना है इंस्टाग्राम पे, उसमें से कोई एक भी चीज़ आप लोगों को याद नहीं होगी। अगर होगी तो कोई एक आधी चीज़ याद होगी, और वो भी वो होगी जिसको आप लोगों ने रिपीट करके 2-3 बार देख लिया होगा। यस या फिर नो, बताइए आप लोग, मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ? 1 घंटे तक शॉर्ट्स वीडियो देखी और उसके बाद बैठ के सोचना कि इनमें से जो आप लोगों ने 1 घंटे में शॉर्ट्स वीडियो देखी, तो कम से कम 60 से ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। अगर 1 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो होगी, तो आप लोग ये नोटिस करना उसके बाद में बैठ के कि ये जो शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों ने देखी है 60, इस 60 में से कोई 6 भी आप लोगों को याद है क्या शॉर्ट्स वीडियो? बैठ के सोचना 1 मिनट के लिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि उनमें से मुश्किल से 1 या 2 वीडियो आप लोग रिकॉल कर पाओगे, और वो भी वो वीडियो होगी जो आप लोगों ने 2-3 बार देखी होगी। यानी कि 1 घंटा, वो नहीं कहते कि गई भैंस पानी में, 1 घंटा गया पानी में, और वो 1 घंटा पानी में नहीं गया है। उसके बाद में आप लोग फिर यहां से अपने आप को कोसना स्टार्ट करते हैं कि देख क्या कर रहा है तू, देख क्या कर रही है तू, देख ये जिंदगी बना रखी है। उसके बाद में फिर आप लोगों का दिमाग जो है वो आप लोगों को गरियाना स्टार्ट करता है, आप लोगों को बेइज्जती करना स्टार्ट करता है, और फिर यहां से आप लोग गिल्टी में जाना स्टार्ट हो जाते हो। और ये प्रोसीजर ऐसा है जो आप लोग डेली रिपीट करते हो, है कि नहीं? है ना? कितना प्यारा सा प्रोसीजर, डेली इंजॉय करते हो इसको, और डेली आप लोगों के मजे लेता है, और आप लोग फिर डेली इसी काम को करते हो। तो यहां पे आता है आप लोगों को अपने आप को चेक करने वाली बात। चेक करना क्या है? आज से ही आप लोगों को क्या करना है, अपने मोबाइल को यूज करने का टाइम डिसाइड कर लेना है कि इतने घंटे मुझे मोबाइल यूज करना है और इतने घंटे मोबाइल यूज नहीं करना है। उसको मोबाइल को उठा के कहीं रख दो। अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, आप लोगों को उसको तभी उठाना है जब आप लोगों से उससे काम लेना है, और एक डिफाइंड टाइम के लिए, करंट अफेयर के लिए दिन में मोबाइल अगर उठा रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको फिक्स कर लो। उसके बाद में भी अगर आप लोग टाइम उसमें लगे हो ना, तो इसका मतलब आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। कोई एक वीडियो, कोई एक न्यूज़पेपर,
कोई भी पकड़ के बैठ जाओ और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी लाइफ में प्रोग्रेस होता हुआ नजर आएगा, कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा, वरना सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ आप लोगों की जिंदगी चल रही है। एक एक साल एक एक दिन में कन्वर्ट होता है। ये क्या होता है, एक एक जो दिन जाता है ना वो आगे आगे इकट्ठा हो गया, एक साल हो गया, एक साल चला गया, पिछले साल पता नहीं यार क्या किया, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, किया कुछ नहीं है, टाइम बर्बाद किया है, ठीक है। रियलिटी में अगर बैठ के पढ़ोगे ना, जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर कल आपने बोला था कितने घंटे पढ़े, तो पहले दिन जो है मैं 3 घंटे बैठ पाया था, पर दूसरे दिन जो है मैंने उसको 4 घंटे बढ़ा दिया, सर कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे। इसका मतलब है कि उसने अपनी वो आदत जो उसको उठाकर भागने के लिए तैयार थी उस पर कंट्रोल पाया। और मैं नहीं कह रहा कि 4-5 घंटे बैठ के एक जगह पढ़ना, नहीं, आप लोग क्या करो, सिटिंग करो कम से कम एटलीस्ट 1 घंटे की, ठीक है, 5 मिनट का गैप ले लो, फिर 1 घंटे की सेटिंग करो, फिर 5-10 मिनट का गैप ले लो। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। वैसे आप लोग यहाँ पर पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों ने 50 मिनट पढ़ी, 10 मिनट का गैप ले लिया, 50 मिनट पढ़ी, 10 मिनट का गैप ले लिया, या फिर आधे घंटे बैठे 5 मिनट का गैप ले लिया। हालांकि आधे घंटे वाला मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें अभी आप लोग अपने उस जोन में नहीं हो। आधे घंटे का मतलब फिर आप लोग गायब आधे घंटे के लिए हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है और इनके ऊपर काम करने स्टार्ट करो यार। माँ बाप कभी भी आप लोगों के हाथों से किताब नहीं छीनेंगे, ठीक है, कि हाँ पढ़ के क्या कर रहा है, इतनी देर से किताबें पढ़ रहा है, अरे हमने बोला था तुझे खेलना था, तू खेलने नहीं गया अब तक, ऐसा कभी बोलते हैं घर वाले वो अपोजिट जरूर बोलते हैं। तो यार ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो कल की सीटिंग कितनी रही और आप कितनी आप लोग उसको बढ़ाने वाले हो तो जरूर बताना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अपने आप को कितना रेट दोगे कल का, कि हाँ हम अपने आप को इतना रेट देंगे, हमने इतनी पढ़ाई करी है। अपने आप को चेक करना है आप लोगों को। और आज क्या शेड्यूल रहने वाला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे अच्छा लग रहा है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव लिख रहे हैं, और अच्छा ये भी लग रहा है बहुत सारे नेगेटिव लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ हम लोग ये गलत काम कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्ट करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बात है, ठीक है। तो करंट स्टैटिक्स का बहुत शानदार ये मिक्सचर रहने वाला है। साथ में आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा एक एक आर्टिकल को देख के, सुन के, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और प्रैक्टिस करके जब आप लोग जाओगे तो काफी लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे, चीजें आप लोग भूलोगे नहीं। तो यही एक ऐसी चीज है जो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी। और ये कॉन्फिडेंस मुझे आंसर में दिखता है। जैसे आंसर देखो यहाँ पर, कल के आयशा के द्वारा शानदार तरीके से डिटेल में आंसर दिए गए, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो आज की एसएलवी कमांडो जो है वो है आयशा प्रिया, बहुत डिटेल में। और मैंने जो डिस्कशन किया है उसको भी इन्होंने एक एक आर्टिकल को रेट किया है यहाँ पर, जो मैंने सारे टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किए। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि अपने तो आपने डिटेल में आंसर दिए, और ये भी सबके बस की बात नहीं है यार। आप लोग देखोगे ना उठा के, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो डिटेल में आंसर लिख पाते हैं। तो आप लोग ये समझो कि इतना भी पेशेंस नहीं है कि 1.5 घंटे की वीडियो देख के वो 10 मिनट बैठ के आंसर लिख सके, क्योंकि आंसर लिखने के लिए सर्च करना पड़ेगा। कुछ का पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। सर्च करोगे तो फिर आप लोग उसके बारे में जानोगे, पढ़ोगे तो 5-6 बातें आगे की जानने को मिलेगी। पर इंसान को तो ये लग रहा है जान के करना है क्या, जो चल रहा है उसी को एंजॉय कर लेते हैं। तो अपनी हिम्मत अगर आप लोग जरा सा भी फट डाल लो ना, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग बहुत सारे लोगों से आगे निकल गए हो, ठीक है। कल की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन थी, तो यह मैंने आप लोगों से पूछा था। तो यहां पर याद रखिएगा, ये एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके द्वारा अभी एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देते हुए अभी रिसेंटली मेडल जीते गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी कॉमनवेल्थ गेम के बारे में सुना होगा, तो यहां पर इनके द्वारा शानदार परफॉर्मेंस दी गई, ठीक है। उसमें इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, मीराबाई चानू, इनके द्वारा इनको ऑलरेडी पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ऑलरेडी इनको मिल चुका है वेट लिफ्टिंग के अंदर में। तो ये पर्सनैलिटी थी। इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आर्टिकल बहुत शानदार है यार, एक एक आर्टिकल आप लोगों को एंजॉय करना है। पर उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनके बारे में बताइए आप लोग, ये पर्सनैलिटी कौन है, ठीक है। फिर से मैं पिक्चर ऐसी लाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप लोग उनके गेम के बारे में कनेक्ट न कर पाओ, ताकि उनके प्रोफेशन के बारे में कनेक्ट ना कर पाओ। तो मैं ऐसी पिक्चर ढूंढ रहा हूं ताकि आप लोग उनको याद रख पाओ, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होता है, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन आए तो आप लोग कल को उसके बारे में लिख भी पाओ, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज है जिसको आप लोग अच्छे से लेकर चलना है। कोई भी डाउट हो तो उसके बारे में आप लोग को बताना जरूर है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज यार, एक नहीं हालांकि ये इसी के साथ में 3 इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहले इसको देखते हैं, फिर और बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी हमारे देश में एक काफी बड़ा आप लोगों को एक चेंज देखने को मिल रहा है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल चुके हैं। यानी कि 27 अगस्त से, यानी कि आज से हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो होंगे यूयू ललित, यानी कि उदय उमेश ललित। एक तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। कौन से नंबर के यहां पर ये 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनके द्वारा ओथ ली जा रही है 27 अगस्त, यानी कि आज के दिन ये ओथ ले रहे हैं। पर लेकिन ओथ लेने से पहले इनके द्वारा जो बातें बोली जा रही है, सबसे बड़ी बात में इनके द्वारा ये बोला गया कि बहुत ज्यादा पेंडेंसी है केसेस की, हम कोशिश करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो थ्रू आउट द ईयर चलती रहे। यानी कि
जो इतने सारा केस का जो बर्डन पड़ा हुआ है, ओनली अकेले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 71,000 से ज्यादा केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सोचो अगर एक पर्टिकुलर केस को एक दिन में सुनने इंसान बैठ जाए तो 365 दिन में 365 केस निपटा पाएगा ओनली। 71,000 केसेस की बात कर रहा हूं मैं। नंबर अपने आप में इतना बड़ा है कि एक किसी ऐसी कंट्री में जाएंगे ना जो डेवलप कंट्री है, वहां पे ये कहेंगे भाई कर क्या रहे हो तुम लोग। 2017 में 55,000 था, अभी बढ़कर ये आज की डेट में 71,000 हो गया है। तो इसके ऊपर काम करना है। और इनके द्वारा एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई है कि ये 71,000 हो गया, उसके बावजूद कि हमारे देश में जजेस की संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट में कभी स्टार्टिंग में अगर आप लोग जाओगे तो 8 हुआ करती थी 1950 में जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था ना। ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप लोग इसको ढंग से देखोगे। ये ऐसी चीज है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट का इतिहास कैसे कैसे चेंज हुआ है, क्योंकि अगर आप लोग उसको समझोगे तो आप लोग जान पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च कोर्ट है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज मैं यहां पर बता दूं, एक टाइम ऐसा था जब अंग्रेज हमारे देश में रूल किया करते थे। उस टाइम पर जब अंग्रेज हमारे देश में रूल किया करते थे तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील वो ब्रिटेन के अंदर हुआ करता था। यानी कि अगर फाइनल कोई मैटर जाना है तो ब्रिटेन के अंदर जाएगा, वहां पर जाकर आप लोगों को केस सुनना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों का जो है फाइनल होगा। अगर अपने ही देश के अंदर जो है फाइनल नहीं होगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए आप लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, उनके देश में जाकर आप लोगों को कई बार यूपीएससी के एग्जाम देने थे। आज की डेट में यार यूपीएससी के एग्जाम को देखो, हमारे देश में इतने सारे साधन है जिसकी कुछ हद नहीं है। पुराने टाइम पर देखो कि किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी करते थे, ठीक है। आप लोग देखो उस टाइम पर जो यूपीएससी निकालते थे, ये उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाता था कि कोई भी इंडियन उसको क्लियर न कर सके, ठीक है। और उस टाइम पर भी वो लोग एग्जाम निकालते थे। और आज की डेट में आपके टाइम पर हर एक चीज आप लोगों को स्पून फीडिंग कराई जा रही है, सारी चीजें आप लोगों को पका पका कर दिखाई जा रही है। उसके बाद भी इंसान जो थोड़ी सी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, उसको ये लगता है कि एग्जाम में निकाल कर कोई मुझे दे दे और बोल दे कि ले यार तू डीएम बन जा जाकर। तो ये वाली चीजें थोड़ी सी आप लोगों को छोड़नी पड़ेगी। अगर इस वाले जोन में हो तो भाई साहब इस तरीके से जिंदगी जीने वाले को इतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो आज की डेट में अगर थोड़ा सा भी आप लोग अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर अपनी लाइफ को इंप्रूव करके थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगे ना, तो आप लोगों को रिजल्ट नजर आएंगे अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट होते हुए। उसके ऊपर आप लोगों को काम करना है। तो जब हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट पहली बार अगर आप लोग बोले जब बनाया गया था, 7 जज थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल मिलाकर 8 जज थे। पर लेकिन लगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लगा कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लगा कि हमारी कंट्री में लोगों की जो चीजों को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए किसी न किसी मुद्दे पर केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो संख्या को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 1950 में 8 थे, 6 साल बाद ही फिर यहां पर क्या हो गया, 11 कर दिए। फिर यहां पर इसके 4 साल बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा 14 कर दिए। फिर यहां पर थोड़ा सा लंबा टाइम ड्यूरेशन लिया गया, टोटल 18 साल बाद फिर 18 हो गए, ठीक है। फिर थोड़ा सा यहां पर टाइम ड्यूरेशन चला, फिर 26 हो गए 1986 में, 31 हो गए 2009 में, और आज की डेट में 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि 33 जज है प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो टोटल मिलाकर 34 जज हैं। तो यूयू ललित साहब जो है वो यही बोल रहे हैं कि आज की डेट में हमारे पास में 34 जजों की स्ट्रेंथ है और उसके बाद भी नंबर ऑफ केसेस की संख्या जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। तो इसके बारे में इनके द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये रहेगी कि इनको किसी न किसी तरीके से क्लियर किया जाए, वो भी प्रॉपर वे में, ताकि जो नंबर ऑफ केसेस जो हैं अर्जेंट मैटर पर हैं उनको फटाफट सुना जाए यहाँ पर, और इसके ऊपर एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार की जाए। जो भी बेल की पिटीशन या कोई ऐसे अर्जेंट मैटर पड़े हुए हैं उनको फटाफट उनको अलाउ किया जाए और इस मुद्दे से बाहर निकला जाए। तो ये पूरा एक सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक आर्टिकल जिसकी कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने बताया आप लोगों को। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं और यहां से आप लोगों को पता भी होना चाहिए। अब जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात आएगी तो यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यूयू ललित। आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, वो है एनवी रमन साहब। इनके ऊपर भी एक आर्टिकल आज है, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इनके द्वारा ये बोला गया कि देखो यार, मुझे जो सबसे बड़ा रिग्रेट है या मुझे जो सबसे बड़ी टेंशन रही वो ये रही कि मेरे टाइम ड्यूरेशन में मैं जो पेंडेंसी है इतनी बड़ी जो पड़ी हुई है वो कम नहीं कर पाया, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो हम लोग आगे आकर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है टेक्नोलॉजी के टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल सकती है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, बहुत सारी डेवलप कंट्री ऐसी हैं जहां पर शानदार तरीके से जुडिशरी के अंदर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सारे मैटर्स को सोल्व करने के लिए। हमारे देश में हम लोग थोड़े से पीछे चल रहे हैं, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो इनके द्वारा तो ये बातें बताई गई कि हाँ, कि मैं एक तरीके से रिग्रेट फील कर रहा हूं कि यहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर मैं ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाया, जो इतने सारे केसेस जो हैं ये यहां पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोले
26 अगस्त यानी कि कल के दिन इनके द्वारा अपनी बातें रखते हुए यहां पर एक तरीके से बोला गया ये ह्यूज चैलेंज है पेंडेंसी ऑफ केस जो आज के डेट में देखने को मिल रही है। ये बातें इनके द्वारा बोल दी गई, इनके द्वारा जो बातें बोली गई, चलिए सही है कि हाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, इसको ठीक करो, पर लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे देश में वो कौन है? उनका नाम है के वेणुगोपाल। किस आर्टिकल में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं किस किस को याद है। पॉलिटी के अंदर में बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा रखा है, जाकर आज रिविजन कर लेना, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क देखता रहता हूं, तो होमवर्क भी बहुत कम कंप्लीट करते हैं बच्चे, जो करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। फिर ये मत बोलना इनका सिलेक्शन हो गया हमारा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने एक एक दिन जो उनको बोला है उसको जाकर उसके ऊपर मेहनत की है, और आप लोगों ने उसको हवा में इग्नोर करके ऐसे कर दिया जैसे स्कूल में से आके बस्ता नहीं फेंक देते थे बचपन में कि हाँ अगले दिन फिर उठाएंगे, मम्मी बस्ता फेंका था कल कहाँ पड़ा हुआ है, कि बेटा वहाँ खुंटी पे टांग दे उठा के ले जा, ठीक है। खोल के भी नहीं देखा घर पे जाके, फिर मास्टर साहब कहेंगे काम हो गया कंप्लीट, फिर उसके बाद में मुर्गा बनाएंगे, फिर वहाँ पे बिठाई होगी। आज के दिन में वो तो कर नहीं सकता मैं, पर एटलीस्ट इतना तो पूछ ही सकता हूँ ना कि भाई साहब कल पढ़ाई की कि नहीं की। इतना तो है, इतना तो हक है ना मेरा, और हक दोगे भी नहीं तो मैं छीन लूंगा, ठीक है भाई साहब। इतना मेहनत जो की जा रही है आप लोगों के लिए, तो इतना हक मैं जरूर रखूंगा। तो आप लोगों को डेली बताना है कि कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, ये याद रखिए। सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मुर्गा बना के रखा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो रहे हैं, वरना सीरियस होके पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। तो रिवीजन जरूर कर लिया करो जो बोलता हूं आप लोगों को। खासकर अगर बात करें तो इनके द्वारा अटॉर्नी जनरल साहब के द्वारा लगा कि यार अपनी बहुत सारी बुराई कर चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जाते जाते इंसान को दुखी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा खुश भी कर देना चाहिए उनको। तो फिर इन्होंने आके 2-4 बढ़ाई हमारी। इन्होंने बोला टेंशन मत लो सर, आपके द्वारा बहुत काम किया गया। जैसे कि 224 के करीब वैकेंसी जो है यहाँ पर खाली पड़ी हुई थी। यहाँ पर अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट्स के अंदर, ठीक है, जिनमें से लगभग 100 मेंबर के करीब जो है ट्रिब्यूनल के अंदर में तो फिल की गई है काफी सारी वैकेंसी, ठीक है। तो एक तो ये बढ़ाई की गई जो कि एक अच्छी बात है। वैकेंसी जब रहेंगे तो काम कैसे कर लोगे, मतलब स्कूल बने पड़े हैं दुनिया भर के, बच्चे आ रहे हैं वहां पर, टीचर है नहीं पढ़ाने के लिए, कर लो क्या करना है, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो वो चीजें समझ नहीं आ पा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट वाली बात थी, ये तो मुझे पर्सनली भी मुझे लगी है और मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी। आप लोगों को पता होगा अगर रेगुलरली आप लोग SLV फैमिली का पार्ट है तो ये आप लोग जानते होंगे। मैंने बताया था कि पहली बार यहां पर हमारे देश के अंदर में 34 के 34 जो वैकेंसी है वो फिल हो पा रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बोला गया कि ये काफी बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट बोला गया। ये आप लोग समझ रहे हो इस चीज को, अचीवमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जज की संख्या 34 सैंक्शन कर रखी है, वो भर नहीं पा रही है, अगर उसको भर भी दिया तो ये भी एक अचीवमेंट हो गया है। तो इतनी बुरी कंडीशन है जुडिशरी की, अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए कि वैकेंसी इतनी सारी खाली है कि उसकी वैकेंसी भरना भी अचीवमेंट है। अचीवमेंट क्या होना चाहिए? अचीवमेंट तो नॉर्मली होना चाहिए ना कि बहुत सारे केसेस सोल्व कर डाले, वो अचीवमेंट होना चाहिए। पर लेकिन अचीवमेंट हम किसको बोल रहे हैं कि हम लोगों ने उसकी वैकेंसी फिल कर दी है। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना आप लोग, यहां पर आप लोग समझ पाओगे कि रियलिटी में कितनी एक तरीके से जो बेसिक ढांचा है से कितने पीछे हम लोग चल रहे हैं। तो कहीं पर कोई पेंडेंसी पड़ी हुई ना, ये आप लोगों की भी आदत होगी। आज का लेक्चर छोड़ दिया, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो लेक्चर छोड़ देते हैं। तो वो रेगुलरली कमेंट करते हैं कि सर आज 3 दिन का कवर कर दिया, आज 4 दिन का कवर कर दिया, आज 5 दिन का कवर कर दिया। एक बच्चे के पेपर छूट गए थे, 15 दिन का उसने हिंदू नहीं देखा था, उस बंदे ने आकर सारे कवर किया और डेली वीडियोस के नीचे कमेंट किया और इवन मुझे मेल भी करके बताया उसने कि सर ये आज पूरे कर दिए, थैंक यू सर। समझ रहे हो आप लोग? तो ये टेंडेंसी अगर आप लोगों के अंदर भी आ जाए कि पेंडिंग अगर पड़ गया है काम, पहले तो पेंडिंग नहीं पड़ने देना। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर तो आएगा, आज खत्म हो गया दिन, कल फिर आएगा। तो ये आप लोग अगर आज नहीं कर रहे हो तो न्यूज़पेपर वाले थोड़ा ना कि न्यूज़पेपर नहीं छापेंगे कि यार वो फलाना ढिमकाने का बच्चा जो है वो आज पढ़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ना उसका मन नहीं कर रहा था, ठीक है। वो तो छापेंगे भाई, उनका तो मन था छापने का, हम तो छापेंगे। और वही तो नहीं पढ़ रहा था, और तो पढ़ रहे थे ना, और ने तो पढ़ा होगा। तो आप लोग समझो कि आप लोग डे बाय डे अपने आप को पीछे छोड़ते जाते हो। तो यहां से आप लोगों को निकलना है। तो जुडिशरी का भी सेम पैटर्न चल रहा है, जुडिशरी भी इस तरीके से अपने आप को रेगुलरली पीछे छोड़ता जा रही है। उसी के ऊपर काम करने की जरूरत है। वही यहां पर यानी कि अचीवमेंट जो यहां पर जो केसेस बोले गए ना कि 71,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अचीवमेंट ये होना चाहिए था कि 71 में से भाई साहब 60 तो निपटा दिए, आने वाले के ऊपर 11 छोड़े हैं, 11 तो निपटा दिए भाई, काम खत्म हो जाएगा। वो होता अचीवमेंट। ये अचीवमेंट नहीं कि 34 जज को भर दिया, ये अचीवमेंट में काउंट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारी जुडिशरी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि अचीवमेंट की डायरेक्शन बदली जाए।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हो चीजें। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जब बोले जाते हैं तो इनके बारे में इनका कुछ मतलब होता है। और जब भी आप लोग जुडिशरी में रिफॉर्म के बारे में कुछ लिखे, कहीं पर जीएस पेपर 2 के अंदर कुछ लिखने के लिए आए, तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों को अपॉइंट किया जाता है, तो ये कुछ एलिजिबल है क्राइटेरिया। अगर आप लोग बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, तो आप लोगों के लिए एक तो सिटीजन होने चाहिए इंडियन, ठीक है। एज जो है 65 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल है 124 हमारे संविधान का, जो कि आप लोगों को बोलता है कि आप लोग जज बन सकते हैं। पर लेकिन 3 क्राइटेरिया आप लोगों को और देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला यह है कि जज होना चाहिए वन ऑफ हाई कोर्ट या फिर किसी दूसरे हाई कोर्ट का मोर एटलीस्ट 5 साल तक आप लोगों को जज रहना है, अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में एटलीस्ट 10 साल तक आप लोगों को यहां पर एडवोकेट रहना है। किसी न किसी, अगर आप लोग एक तरीके से काम कर रहे हैं तो 10 साल तक आप लोग वकील के तौर पर काम करते हो। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप जो है जान पहचान होनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ में जान पहचान तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, हालांकि जान पहचान से कुछ चलने वाला है नहीं वहां पे। मतलब आप लोग एक अच्छे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए, जिसको रियलिटी में एक नॉलेज है अच्छी, और उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सके। तो प्रेसिडेंट आपसे सहमत हो कि हाँ आप लोग जज बन सकते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि पीपीटी बना के भेज देना टॉपिक्स की। वीडियो जो है 50,000 से लेके 1 लाख तक का लोग वीडियो देखते हैं, और मैंने बोला था कि गिने चुने 10 से भी कम लोगों के द्वारा पीपीटी मुझे सेंड की गई है टॉपिक की बनाकर, ठीक है। तो यहां पर मैं ये चेक करना चाहता कितने ऐसे आप में से एसएलए फैमिली मेंबर है जो रियलिटी में पीपीटी तक बनाना जानते हैं। क्योंकि जब आप लोग पीपीटी बनाना नहीं जानते हैं तो आप लोगों को ये पीपीटी बनाने में कितनी मेहनत लगी है वो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कई बार मम्मी पापा नहीं आप लोगों को बोल देते हैं कि ठीक है पैसे दे दो, आप लोगों ने बोला 4,000 रुपए दे दो, उन्होंने बोला ठीक है 100 रुपए कमा के लेगा, तब तुमको पता चलेगी पैसे की अहमियत क्या है। तो वो मैं अहमियत आप लोगों को बताना चाहता, आप लोग फिर समझ पाओगे कि ये जो पीपीटी बनाई जाती है, इन पीपीटीज की अहमियत क्या है, जो कि सारी चीजें आप लोगों के लिए इकट्ठी करके लाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्वेश्चन फ्रेम करना जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो आप लोग तब समझ पाओगे, उस चीज की तब रेस्पेक्ट कर पाओगे जब ग्रेविटी होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है बच्चे को जन्म दे रही है, तो एक महिला जो कि बच्चे को जन्म दे चुकी है वही समझ पाएगी कि क्या पेन होता है। तो इसीलिए इस चीज को अच्छे से आप लोग देखा करो, ये नोट्स आप लोगों के लिए रहते हैं ताकि आप लोग इनका रिवीजन कर सको अच्छे से, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं करना है, बस जाकर इनको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम से। और ये है टेलीग्राम स्टडी लवर वीर के नाम से। कल एक बहुत अच्छा डेटा ये मेरे पास में आया, आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया, तो मैंने इसको टेलीग्राम पे शेयर किया। इस डेटा को आप लोग देखिएगा यहाँ पर, ये 2021 में सबसे ज्यादा नंबर किस में आए हैं, जीएस पेपर में सबसे ज्यादा नंबर किस किस रैंक के आए हैं, और कौन कौन से ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। ये काफी बेहतरीन डेटा है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको आप लोग जाकर एक बार देखिएगा, जो आप लोगों को टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल जाती है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप के लिए मैं क्वेश्चन तो पोस्ट कर देता हूं दोनों जगह, एक तो ये वाला टेलीग्राम हो गया, ठीक है, और दूसरा जो टेलीग्राम है वो है आंसर राइटिंग का वीर तालियान के नाम से। पर लेकिन आंसर राइटिंग जो लिखना अगर आप लोग हो तो लिखोगे आप लोग वीर तालियान वाले पर ही जाके, क्योंकि वहां पे ऑप्शन मिलेगा लिखने का, इस वाले पे आप लोगों को लिखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो लिखने आप लोग वहीं पढ़ेंगे जाकर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बच्चा कह रहा है सर कहां लिखना है, उसने ये ज्वाइन कर लिया इससे। तीसरा जो ग्रुप है, 3 ग्रुप हैं, तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरा है सेल्फीपीडिया, यहां पर अगर जाकर देखोगे तो आप लोगों को सारे टोटल प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में टॉपिक्स के, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो इसमें कई सारे आर्टिकल डेली लगभग एटलीस्ट एक आर्टिकल पोस्ट करता हूं हिंदी और इंग्लिश में। तो ये आप लोगों के लिए चलता फिरता विकिपीडिया है। जब भी आप लोगों के पास में कहीं पर भी अगर इंटरनेट भी नहीं है, कुछ नहीं, बस टेलीग्राम आराम से खोला, आप लोग आराम से इसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग देख लेना, 3 टेलीग्राम है, तीनों के लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, तीनों को ज्वाइन कर लो, कोई पैसा पे नहीं करना है, अच्छे से अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वैसे पॉलिटी के अंदर तो बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है सारी चीजें, अगर पॉलिटी में पढ़ना है तो जाकर पढ़ लिया करो। फिर से बोलता हूं, जैसे ही कोई आर्टिकल कंप्लीट होता है, आप लोग पॉलिटी जाकर पढ़ते हो तो उसके नीचे डन लिख दिया करो कि हाँ सर डन, समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर के नीचे भी लिख सकते हो डन, आप लोगों को लगे कि हाँ बिल्कुल मजा आ गया, डन। कहीं पर कोई डाउट है तो उसको आप लोग पूछ लिया करो। तो ये बेसिक चीजें हो गई यहाँ पर। तो काफी इंपॉर्टेंट 2 आर्टिकल थे, इसी के साथ में यहाँ पर ये सारी एक्स्ट्रा चीजें थी, ये आर्टिकल के अंदर नहीं, ये एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए डाली गई थी। इसी से मिलता जुलता एक और आर्टिकल कवर करूंगा, यहाँ पर 3 आर्टिकल हो जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जो कि अलग अलग जगह थे न्यूज़पेपर में, पर लेकिन इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर एक आर्टिकल है यहाँ पर जो कि काफी लंबे समय से न्यूज में है, उसका एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है आप लोगों के लिए। जजमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो जजमेंट दिया गया है उसमें उसके द्वारा बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट टू रिकंसिडर द जजमेंट दैट मेक, एक पर्टिकुलर एक जजमेंट था 2013 का, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। 2013 का जो जजमेंट था ये था एस सुब्रमण्यम बालाजी का जो जजमेंट था,
उसमें यहां पर बात की जा रही थी कि करप्ट प्रैक्टिस में डाल दिया जाए इसको, जो कि फ्रीबीज होती है, जो कि मैनिफेस्टो के अंदर में कुछ भी डाला जाता है तो उसको करप्ट प्रैक्टिस में डाला जा सकता है कि यहां पर कुछ गलत चल रहा है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इसको ये इस कैटेगरी में डालने से मना कर दिया यहां पर। ये देखो होता क्या है, जब भी हमारे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई जजमेंट होता है ना, तो सबकी धोती जो है ढीली हो जाती है, ठीक है, कि सारे एक साथ में आ जाएंगे पकड़कर अपनी धोती को कि ये क्या हो रहा है, तो सारे इरिटेट हो जाते हैं एकदम। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये होता है कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो उनको इसके लिए कुछ भी शामदान दंड सारे एक चक्कर में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, हमारी कंट्री में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का सेक्शन 123 ये करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और छोटी सी बात जो कि फोकस देने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है ये 1950 और 1951 दो होते हैं। तो मैं यहां पर 1951 के बारे में बात कर रहा हूं, उस एक्ट के बारे में बात की जा रही है जो हमारे पॉलिटिशियन के लिए होता है। 1950 वाला जो होता है वो हम जैसे शरीफ बच्चों के लिए होता है, ठीक है, यानी कि जो वोटर होते हैं खासकर उसके पॉइंट से हो सकते हैं। करप्ट प्रैक्टिस क्या होती है? भ्रष्टाचार फैलाना, एक तरीके से भ्रष्ट प्रैक्टिस बोल सकते हैं हिंदी में आप लोग। और मैनिफेस्टो के बारे में बात की जा रही है, क्या होता है? मैनिफेस्टो होता है एक तरीके का सिलेबस, ठीक है, कि हम कल को पावर में आएंगे तो भाई साहब ये सिलेबस है, इसके टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आगे 5 साल में अपने आप को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं उसका एक तरीके से ये लेखा जोखा होता है, ठीक है। जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो तो सबसे पहले क्या बोला जाएगा आप लोगों की? सिलेबस उठा लो भाई साहब। क्यों? क्योंकि सिलेबस बताएगा कि भाई साहब गड्डी कहां पर जानी है, ठीक है। सिलेबस और पुराने क्वेश्चन पेपर क्यों बताए जाते हैं? किसी को भी देख लो, टॉपर चाहे कोई भी कैसा भी ना हो, दो चीजें बोलेगा, सिलेबस और पुराने क्वेश्चन पेपर। क्यों? क्योंकि उससे आप लोगों को पता चलता है कि ये इंसान है कैसा। कौन इंसान? यूपीएससी। क्यों? क्योंकि जब इंसान का पता होगा तभी तो पता चलेगा आप लोगों के साथ में बिहेव कैसा कर रहा है, तभी तो आप लोग समझोगे ना उसको कि हाँ भाई साहब ये हमारी बेइज्जती करेगा, ठीक है, हमको पटक पटक के मारेगा तो हम लोग अपने आप को तैयार रखना है, ये हमारी इंसल्ट करेगा तो हम लोग उसके लिए तैयार रखना है, ये हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट फेंकेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के तो हम उसके क्या करेंगे। तो वो वाली चीजें आप लोग तब तैयार कर पाओगे जब आप लोग उसका नेचर समझोगे। आप लोग मजे में गए कि हाँ नहीं प्यार से ट्रीट करेगा, उसने जाती थपड़ियाना स्टार्ट कर दिया, आप लोग तैयार ही नहीं थे। पर आप लोग भाई साहब बिल्कुल तैयार हो गए, ढाल वाल ले गए, उसने फेंका बोम, आप लोग ने ढाल हटा दी कि ये लो आंसर, ठीक है। तो वाली चीजें आप लोग करनी है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि याद रखिएगा किस पर्टिकुलर नीच से निकल के आ रहा है, कौन सा केस है, ये जरूर याद रख लेना, क्योंकि 2-3 बार मैं बता चुका हूं। फिर मत बोलना कि क्वेश्चन कहां से आ गया, भाई साहब यहां से आ गया, 1 मिनट में क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग घूम जाओगे गोल गोल कि ये कहां से हो गया, कि पढ़ाया नहीं था सर। अरे पढ़ाया था भाई साहब, रिवीजन नहीं किया आप लोगों ने। मेरे ऊपर ब्लेम मत डालना एग्जाम में बैठ के, पहले बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, अपनी कमजोरियों के ठेकरे घर वालों के और मेरे ऊपर मत फोड़ देना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, घर वालों ने पूरा पैसा दिया है, मैंने पूरा जोर से पढ़ाया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत डिटेल में समझेंगे। बात करूंगा डीडी न्यूज नहीं है, दिल्ली और ढाका है, ठीक है। दिल्ली और ढाका 2 कंट्री हैं, 2 कंट्री दिल्ली और ढाका नहीं है, 2 कंट्री कैपिटल है। दिल्ली हमारी है जो कि आप लोग जानते हैं, हमारी प्यारी कंट्री, और ढाका वो है बांग्लादेश की। तो ढाका के साथ में जो ढक्कन खुल रहा है उसके बारे में आप लोगों से मैं बातें करने वाला हूं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, वो भी नदियों के बारे में। पंछी नदियां पवन के झोंके मेरा फेवरेट गाना है, पता है ना आप लोगों को। जब तक मैंने ये गाने की वीडियो नहीं देखी थी, एक्चुअली पहले मैंने इसकी ऑडियो सुनी, मुझे ये गाना सुन के बड़ा मजा आया। मैंने कहा वाह क्या बात बोली जा रही है, पंछी नदियां पवन के झोंके। जब पता चला मुझे कि ये गाना ऐसे ऐसे फिल्माया जा रहा है, पहले मैं सोचा नेचर के पॉइंट ऑफ से, मैंने कहा पंछी हैं, नदियां हैं, पवन के झोंके हैं, कोई सरहद नहीं इनको रोक रहा है, ठीक है, हम इंसानों के लिए सरहद बनाई गई है, क्या पाया हमने तुमने इंसान होके। तो फिर मैंने वीडियो देखी, वीडियो देख के इतना मजा नहीं आया मुझे जितना ऑडियो सुन के मजा आता है इस गाने की, ठीक है, तो बड़ा प्यारा लगता है मुझे। तो उन्हीं नदियों के बारे में आप लोगों से बातें करने वाला हूं। यहाँ पर 38 मीटिंग अभी यहाँ पर देखने को मिली मिनिस्ट्रियल लेवल की। मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग ना एक अच्छे लेवल की मीटिंग होती है। नॉर्मली एक तो ऐसा हो गया कि IS YS जो है नहीं IFS जाकर मिलाए तो एक थोड़ी कम लेवल की होती है, पर मिनिस्टर जाकर मिलाए और जब प्राइम मिनिस्टर मिलाए तो भाई साहब फिर तो उन्हें कहते हैं फिर तो परिकाष्ठा ही पार हो गई, अब तो पूरा हाई लेवल की मीटिंग हो गई। तो ज्वाइंट रिवर कमीशन की बात की जा रही है यहाँ पर। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो हिंदू के अंदर भी कवर किया गया, ये ऐसा आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया। अब जब दोनों ने कवर कर लिया है तो अब है हमारी बारी, अब हम कवर करेंगे दोनों को इकट्ठा करके, ठीक है। तो इसको क्या, इसके जो भी इंपॉर्टेंट इसके ना बाल में से खाल निकाल के खींचेंगे, हम अच्छे से एक एक बात इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये GS पेपर 2 और इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ध्यान से सुनिएगा। वो नहीं कहते फिर वही बोलूंगा, टकटकी लगाकर सुनिएगा। टकटकी लगाकर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब इसके एंड में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा ना, उस टाइम पर फिर मेरा बहुत मजा आएगा जब आप लोग आंसर नहीं दोगे, ठीक है।
कि आप लोगों ने टकटकी लगा कर नहीं देखा, मजा नहीं आएगा, गुस्सा आएगा, ठीक है, इसलिए टकटकी लगा कर देखना। तो यार जब अच्छा लगता है, सोचो आप लोग खुद जब आप लोग उस अच्छे से वीडियो सुन लेते हो और फिर उसके बाद में आप लोग आंसर देते हो, ठीक है, तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना उसको देख के। तो इसलिए कहता हूँ कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, अभी जो एमओयू ये वहां पर बात की जा रही है, एक कौन सी रिवर है पहले, तो आप लोगों का क्वेश्चन बन गया डायरेक्ट ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया, जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन बन गया। तो ऐसा नहीं है कि 2 लिखा है तो 2 ही रहेगा यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ पर 1 का क्वेश्चन बन जाएगा। जरा सी देर में आप लोग बोलोगे कहां से आ गया कि यार ये कौन सी रिवर है जिसका नाम कुशियारा है, ठीक है। तो याद रखो कुश और यारा यानी कि दोनों मिलकर मजे कर रहे हैं, ठीक है, कुशी कुशी में यारा, कौन कौन, बांग्लादेश और इंडिया, ठीक है। तो ये जो नदी है इसके पानी के लेकर बंटवारे को लेकर यहाँ पर बातें हो रही हैं, तो इसके बारे में बात करूंगा। इसी को लेकर एमओयू है। अब आप लोग बोलोगे एमओयू क्या होता है, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाम से समझो ना, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक दूसरे के बारे में समझाए। शादी करने के लिए जाते हैं, बोलते हैं ना कि लड़का और लड़की को एक जगह छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, एक दूसरे को समझ लेंगे, समझ लो कितने बाद में ना एक दूसरे को जूते मारने हैं फिर, ठीक है। हाँ एक अलग बात है कि जूते मार मार के फिर बाद में फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, अक्सर आप लोगों ने चीजें देखी होगी, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। यारी दोस्ती में भी होती है चीजें अक्सर, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि तू मेरा यार है, ठीक है, तू ही मेरा, तू नहीं, तुम मेरा भाई है। तो वही वाली बातें हैं यहाँ पे। तो की पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये पहले तो 38th मीटिंग देखने को मिली जो कि मिनिस्टर लेवल की थी और ज्वाइंट रिवर कमीशन के बारे में बात की। तो सबसे पहले तो वेलकम किया गया दोनों के द्वारा, बढ़िया बढ़िया बात है, मिठाई खा लेते हैं यहाँ पर। तो वेलकम किया गया फाइनलाइज करने के लिए कि वाटर रिवर जो है यहाँ पर, तो उसके पानी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सारी बातें एक एक समझिएगा अच्छे से ध्यान से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोग ये याद रखिएगा कि पहला एग्रीमेंट नहीं है रिवर के ऊपर, जो कि कुशियार रिवर एग्रीमेंट के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। ऑलरेडी 2019 में इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जो एग्रीमेंट साइन हुए थे, वहां पर हम लोगों ने फैनी रिवर के ऊपर जो है वो ऑलरेडी ड्रिंकिंग वाटर शेयरिंग के ऊपर, इन सब के ऊपर हम लोगों ने बातें की थी, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर बात करें, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कुशियार रिवर के बारे में, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कुशियार रिवर है। कुशियार रिवर जो है वो बांग्लादेश और हमारी कंट्री में आसाम के साथ आप लोग कनेक्ट आएगी, और इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर में आप लोगों को इसकी ब्रांचेज नजर आएगी, ठीक है। ब्रांच क्या है यहाँ पर, ये फॉर्म करती है ब्रांच जो कि ब्राक रिवर, ठीक है। ब्राक रिवर जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सेपरेट हो जाती है कुशियार और बेसिकली सुरमा रिवर, यानी कि कुशियार जो रिवर है वो ब्राक रिवर की ब्रांच है। जो आप लोगों से बात करें कुशियार रिवर के बारे में, हमारे देश के अंदर में ये मणिपुर, मिजोरम और आसाम के अंदर भी आप लोग कनेक्टेड आएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर बात करें हमारी कंट्री के अंदर में बात करें और बांग्लादेश के अंदर में, तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। अभी आप लोगों से थोड़ी सी बात जो है मैं तीस्ता के बारे में करूंगा हालांकि, ठीक है। फायदा क्या होता है जब यहाँ पर दो कंट्री इस तरीके से बैठकर बातें करती हैं, तो ये थोड़े से सीरियस पॉइंट हो जाते हैं। जैसे पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एक तरीके से फ्लड को मैनेज करने की बात आती है। रिवर पोल्यूशन हो रहा है तो उसमें कैसे काम करना है, एक देश से दूसरे देश में जा रही है। अब ये तो बोल नहीं सकते भाई साहब हम लोग रिवर में ऊपर से जो है उसमें काली मिट्टी मिलाकर भेज दे कि बांग्लादेश में तो जा रही है, उधर से इंडस रिवर में हम लोग क्या करें, हम लोग उसमें गंदगी मिलाकर भेज दे कि पाकिस्तान में तो जा रहा है। ऐसे थोड़ा ना होता है। तो वाली चीजें तो मिलकर उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ज्वाइंट स्टडी करनी है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, ठीक है, और क्या क्या यहाँ पर प्रोटेक्शन कैसे करना है, तो उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है। तो एमओयू के अंदर ये सारी बातें यहां पर की जा रही है। तो ये तो काफी बेसिक चीजें हो गई जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। कई बार अलग अलग एरिया में इनके नाम भी अलग अलग पुकार लिए जाते हैं, जैसे कि लोकल एरिया में ना कई बार आप लोग घर में कुछ और नाम, बाहर कुछ और नाम, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ नाम होते हैं। अगर बात करें यहां पर फैनी रिवर के बारे में, फैनी रिवर को यहां पर फैनी नोडी भी बोला जाता है बंगाल के अंदर में, FENI ठीक है। तो ये भी बोला जाता है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ये ओरिजिनेट होती है त्रिपुरा में से यहाँ पर बेसिकली ओरिजिनेट होती है और जाकर फिर बंगाल में, बांग्लादेश में जाकर गिर जाती है। तो फैनी रिवर के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि फैनी रिवर कुछ दिनों पहले न्यूज में थी। इसी रिवर के ऊपर यहाँ पर बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने बेसिकली एक फ्रेंडशिप डैम के बारे में बातें की थी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डैम भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो ये भी कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। का नाम हम लोगों ने मैत्री सेतु का नाम दिया था, लगभग 2 किलोमीटर लंबा था वो, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है कई जगह। तो ये सारी वो चीजें हैं यार जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, तो हल्का हल्का सा पता रहेगा तो आप लोग धड़ल्ले से आंसर दोगे, ठीक है, सीना तान के एग्जाम के अंदर जाओगे, ठीक है।
अगर बात करें यहाँ पर ज्वाइंट रिवर कमीशन के बारे में आप लोगों से मैं बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में कम से कम आप लोग थोड़ा बहुत याद रखिएगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ जाते हैं। ये 1972 में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बायलेटरल दोनों कंट्री के द्वारा मिलकर, दोनों इंटरेस्ट के, कि क्या क्या ट्रांस बाउंड्री रिवर है, कि एक देश से दूसरे देश में जो नदियां जा रही हैं कि भाई साहब कैसे उसको हम लोग सही से लेकर चल सकते हैं। तो ये वाला फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ढंग से यहाँ पर काम किया गया और उस पैटर्न में लेकर यहाँ पर चीजों को चला गया। ठीक है, तो जिसके चलते हम लोग सिचुएशन को सुधार पा रहे हैं। तो बेसिक फंडा क्या होता है इस जगह? बेसिक फंडा ये आता है कि निकलिए कैसे हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वाटर रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर। तो इसके चलते इंडिया और बांग्लादेश लगभग 54 रिवर एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। आप लोग ये समझिए, बांग्लादेश हम लोगों ने अलग निकाला, ठीक है, 1971 में इसको अलग किया पाकिस्तान से। उससे पहले था तो इंडिया का ही पार्ट ना, 1947 में अगर आप लोग जाओगे तो यानी कि ऑलरेडी जब एक देश इतना सारा कनेक्टेड है तो यहाँ पर फिर कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके बारे में मिलकर बात की जाती है, अगर सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए तो फिर यहाँ पर उनके बारे में देखा कौन कौन सी रिवर के ऊपर दोनों लड़ रहे हैं। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे। तो जो भी राज्य एक दूसरे से अलग हो रहे हैं या जो कंट्री एक दूसरे से अलग हो रही है, हम लोगों ने तो बाउंड्री बना दी है। नदियों को थोड़ी ना पता है कि यार मैं दूसरे राज्य में पहुंच गई हूं, पहले किसी और राज्य में थी। तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले भी यहाँ पर 7 रिवर को आइडेंटिफाई किया गया था इसी तरीके से, अब बाद में काम चल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा रिलेशन अगर बोले ना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो उसका उदाहरण भी आप लोग दे सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश से सीखकर दूसरी कंट्री भी अच्छे रिलेशन बना सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर कई सारे इश्यूज को सुलझाए। यहाँ पर कॉमन रिवर है हमारी बहुत सारी, जिन पे अगर आप लोग बात करोगे, ये सारी जो रिवर यहाँ पर दे रखी है, इनमें गंगा तीस्ता भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तीस्ता रिवर के बारे में थोड़ी सी आप लोगों से बात करूंगा। ये ऐसी रिवर है जिनके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी काम किया है। तो हम लोग जब यहाँ पर रिलेशन सुधार सकते हैं, हम ये तो बोलते हैं कि बांग्लादेश के साथ में हमारा बाउंड्री जो है एग्रीमेंट हुआ है, हम लोगों ने सोल्यूशन निकाल लिया। हम लोग वो इंसान है कि लड़ाई से बचते हैं। तो चाइना हमारे साथ में आकर एग्रीमेंट क्यों नहीं करता? चाइना के साथ में जो हमारे बॉर्डर के इश्यूज सुलझ तो सकते हैं, पर लेकिन वो सुलझाना नहीं चाहता है। ठीक है, वो बदतमीजी काटता है चाइना। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं चाइना उसका फायदा उठाना चाहता है। तो ये सारी चीजें, तो गलत नजरिए से चाइना चीजों को देखता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, बाकी बात करें वाटर डिस्प्यूट के बारे में, तो बांग्लादेश जो है अगर बात करें 50% ऑफ तीस्ता रिवर, ठीक है, बिटवीन यहाँ पर यूज करता पाया जाए। इंडिया क्लेम करता है 55%। तो इशू थे यहाँ पर, फिर आगे चलकर कई सारे सोल्यूशन निकाले गए। नेगोशिएशन 1983 में भी चली पुराने टाइम से, फिर आगे फिर नेगोशिएशन आई कि कौन कितना कितना यूज करेगा। ठीक है, तो ये नेगोशिएशन यहाँ पर चलती रही और बाद में आकर हम लोगों ने सोल्यूशन भी निकाल लिए। तीस्ता जो है वो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर ये जेमू ZEMU ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, जेमू, और इसी के साथ में यहाँ पर ये बेसिकली एक खांगेज। ठीक है, ये जो ग्लेशियर के नाम है जो कि आप लोगों से कई बार पूछ ले आते हैं। ओके, मेजर इसके कई सारी ट्रिब्यूटरी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये इसके बारे में छोटी छोटी बातें, मतलब एक स्लाइड मैंने डाल दी यहाँ पर कि कल को चलकर क्वेश्चन बन जाता है। मैंने बोला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे बना है, उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे। तो अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, बोला गया विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बोला गया है द सोर्स ऑफ द रिवर तीस्ता इज द सेम एज द ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। पहली स्टेटमेंट ये बोल दी गई। ठीक है, यानी कि दोनों का सोर्स जो है वो सेम है। अभी मैंने आप लोगों को बताया तीस्ता रिवर कहां से निकल के आ रही है। ठीक है, क्या लगता है ब्रह्मपुत्र रिवर भी वहीं से निकल के आ रही है? तो पहली स्टेटमेंट ही अगर आप लोगों को पता है ना कि हाँ भाई साहब सरासर एक तरीके से उन्हें धोखा किया जा रहा है ये स्टेटमेंट देकर, तो आप लोग समझ सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, तो दो तो आप लोगों ने वैसे उड़ा दी। ठीक है, रिवर जो यहाँ पर बात की जा रही है जिसका नाम था यहाँ पर रंगीत। ठीक है, तो यहाँ पर रंगीत जो रिवर है ओरिजिनेट होती है इन सिक्किम एंड इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, इसके बारे में मैंने बताया अभी यहाँ पर कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज है। रिवर तीस्ता फ्लो होती है इनटू बे ऑफ बंगाल, और बोला जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये यहाँ पर आप लोग तीस्ता का जो फ्लो चार्ट है वो समझ पाओगे, तो तभी आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को अंडरस्टैंड कर पाओगे। में मैंने दिखाया तीस्ता रिवर कहाँ पर है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो जो बातें बोली गई हैं वहाँ पर वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर वो उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, अगर संबंध है भी तो उससे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बता रखी है तीस्ता के बारे में। तो यहाँ पर लास्ट वाली स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल सरासर यहाँ पर इनके द्वारा गलत बोल दी गई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो
ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो ढंग से डिस्कशन सुनोगे तो ढंग से आंसर भी दे पाओगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया है, और ये ऐसे है जैसे यूपीएससी आप लोगों का अभी रिसेंटली बेवकूफ बना के गई थी ना कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर बताओ, तो इसका आंसर दो आप। बोला जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जॉइंट रिवर कमीशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बोला गया है कि यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस बिटवीन बांग्लादेश एंड ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो मतलब बोला गया इंडिपेंडेंस फ्रॉम बांग्लादेश फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, तो बिटवीन इंडिया है वैसे तो, पर लेकिन जब उसकी इंडिपेंडेंस हुई ईस्ट पाकिस्तान से, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर दो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाम में कंफ्यूजन यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, अभी आप लोग समझोगे तो सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। पहले स्टेटमेंट समझो, फिर आप लोग को डिटेल में समझाता हूँ। बोला गया बायलैटरल मैकेनिज्म है एड्रेस करने के लिए इशू म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड द कॉमन बॉर्डर, जो ट्रांस बाउंड्री जो रिवर होती है ये यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रही है। तीसरा बोला गया कि ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश कम अंडर दिस कमीशन। ठीक है, ऑल ट्रांस बाउंड्री रिवर, तो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोली गई, तीसरी मतलब। तो सही क्या है, ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया ऑल 3 और डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर दे दो, मेरे दिल को तसल्ली पड़ जाएगी कि आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया है। ठीक है, देखता हूँ कौन कौन से आंसर देता है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे और पढ़ोगे तो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें नजर आएगी, जो कि स्टेटमेंट बड़े ही प्यार से फॉर्म की गई है। ये पहली स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखोगे, ये आप लोग कंफ्यूज करने के लिए कंप्लीटली स्टेटमेंट बोला क्या गया, बोला गया है कि यहाँ पर कि इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। अगर आप लोगों को याद हो कि जब 1971 में जब यहाँ पर हम लोगों ने आज़ाद कराया था, तो यहाँ पर बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, किससे आज़ाद कराया था, पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये पाकिस्तान क्या था, अगर आप लोग ऐसे अगर आप लोग बेसिकली डायरेक्शन बनाओगे तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे और इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। और स्टेटमेंट में क्या बोला गया, स्टेटमेंट में बोला कि बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान से, यानी कि बांग्लादेश को ही बांग्लादेश से आज़ादी मिली, तो स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर वेस्ट पाकिस्तान लिखा रहता तो सही रहता। ठीक है, तो है ना एक अच्छी स्टेटमेंट यहाँ पर, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। फिर यहाँ पर ये बायलैटरल मैकेनिज्म है प्रॉब्लम को सोल्व करने की, बिल्कुल सही बात है। तीसरा बोला गया ऑल ट्रांस बाउंड्री रिवर, अभी तो बता रहा हूँ कि आराम आराम से रिवर लेकर आ रहे हैं। ओल्ड रिवर कहाँ पर बोला गया, बोला ना कि पहले 7 हुई थी, फिर और काम कर रहे हैं, चल रही हैं आराम आराम से भाई साहब, 8 और हो रही हैं। ठीक है, तो ये आराम आराम से काम चल रहा है, सारी रिवर नहीं है। तो ओनली ए यानी कि ओनली 1 स्टेटमेंट जो पेयर जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फीडबैक जरूर दे दिया करो यार, जैसी भी आप लोगों को वीडियो लगती है वो जरूरी है, ताकि जो यूट्यूब है उसको पता चलता रहे कि ये जो वीडियो है वो अच्छी है। पर लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता है कि इतने सारे लोग वीडियो देखते हो, फीडबैक देने में कहाँ पर आप लोगों को दिक्कत रहती है। जो रेगुलरली देते हैं वो तो देते हैं, पर लेकिन जो नहीं देते हैं मैं उनके बारे में बेसिकली बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फीडबैक तो कम से कम मुझे नहीं तो यूट्यूब को तो बता दो कि ये वीडियो बढ़िया है, इनअप्रोप्रिएट नहीं है। फिर वो आप लोगों के साथ में फिर कलाबाजी खेलते हैं, फिर आप लोग कहते हैं सर ये इनअप्रोप्रिएट कैसे हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फीडबैक दे दिया करो। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल बहुत शानदार तरीके से समझ लिया। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, हम लोगों ने कमीशन के बारे में कर लिया, कुछ रिवर के बारे में बात कर ली, यूपीएससी क्वेश्चन भी देख लिया, इसी के साथ में यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया वो भी देख लिया। तो डिटेल में सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर ली। ठीक है, जहाँ पे भी डाउट हो पूछ लो ना, हमेशा बेसिकली अवेलेबल मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोगों को मैं बताऊं, अगर आप लोग इसके बारे में सहमत होंगे या फिर नहीं होंगे आप लोग बताइएगा। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कुछ चीज़ों को जो सोचने का तरीका है आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लगता है। अगर इनोवेशन के बारे में, मामले के बारे में बात करो, किसी भी चीज़ को नाम देने के बारे में बात करो, ठीक है, जैसे किसी चीज़ को नाम देना है तो बड़े ही अलग तरीके के नाम निकाल के लेकर आते हैं। ठीक है, यानी कि हालांकि पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर ये काम नहीं करते हैं, उनके नीचे बैठे हुए जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आप जैसे ऑफिसर जो होते हैं, जो आईएएस जो होते हैं, कल को जाकर नीचे बैठेंगे तो वो इस तरीके के रिकमेंडेशन यहाँ पर देते हैं बेसिकली। यानी कि पॉलिसीज जो होते हैं वो आप जैसे लोग बनाते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं उनके नाम पर काम चलता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनके नाम पर काम करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक तरीके का एक हैकाथॉन है जिसका नाम है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। हैकाथॉन आप लोग बेसिकली अगर समझाने के लिए मोटे मोटे तौर पर बोलूँ, एक तरीका सम्मेलन बोल सकते हैं जहाँ पर किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर काम किया जाए, जैसे कि रिसर्च इनोवेशन को वे ऑफ लाइफ बनाने की बात की गई इनके द्वारा। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आंसर राइटिंग जो है ना वो आप लोगों की लाइफ का पार्ट बन जाना चाहिए। आंसर राइटिंग जब आप लोगों की लाइफ का पार्ट बन जाएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लोग जाकर बैठोगे ना
तो आंसर राइटिंग करने में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप लोग तब तक प्रॉब्लम फेस करोगे जब तक आंसर राइटिंग जो है वो आप लोगों की लाइफ का पार्ट नहीं रहेगा। आप लोगों को लगेगा यार इसको भी सीखना है। आप लोग सोचो ग्रेजुएशन में कितना सारा लिख कर आप लोग आते हो, ठीक है, उसके बाद में जब वही चीज़ें करनी पड़ती हैं यूपीएससी के लिए तो आप लोगों को दिक्कत होने लगती है। तो वो चीज़ें आप लोग जिंदगी में नहीं कर पाते हो, तो उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। वही एनसीईआरटी है, आप लोगों ने पढ़ी है पहले भी, ठीक है, अब उन्हीं एनसीईआरटी को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो यार इंसान वही है, दिमाग वही है, बस इंसान के सोचने के तरीके बदल गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर ये अभी इनोग्रेट किया गया था जो ग्रांड फिनाले है यहाँ पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। तो जिसका नाम दिया गया है स्मार्ट जो इंडिया हैकाथॉन, तो SIH आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखा कि माइंड के अंदर बल्ब जल रहे हैं, तो इसी का काम यहाँ पर कह रहे हैं। तो आप लोगों के माइंड के अंदर बल्ब जलाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है ताकि शानदार तरीके से आप लोग जिंदगी में अपने आप को एक प्रोडक्टिव पाथ पर ला सको। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, अच्छे से सुनिएगा, कल को क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग उसके आंसर दे सको। बात की जा रही है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में। सबसे पहला संस्करण इसकी जो नहीं कहते कि एक तरीके से इसके लिए उद्घाटन किया गया, इसका ढक्कन जो खोला गया वो खोला गया 2017 में। और एक तरीके से यहाँ पर ये इनोवेशन लोगों की जिंदगी में लाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड बनाने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने के लिए, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने एक दिन बोला कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा करो। मतलब क्या होता है आउट ऑफ द बॉक्स? आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये होता है कि आप लोग जिस रूढ़िवादी सोच में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो उस रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल के आना। जैसे कि अभी मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि महिलाएं जो हैं DTC के अंदर बस की कंडक्टर बन गई हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या सोचते हैं कि लोग ही बस चलाएंगे, बस पुरुष एक इंसान है पुरुष प्रधान वही बस चलाएगा, पर लेकिन महिला ने बस चला दिया कर वहां पर। तो ये क्या हो गया, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो गई यहाँ पर। तो रूढ़िवादी सोच से हटकर यहाँ पर बातें होगी, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर इनोवेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड। कोई भी दिक्कत आ रही है ना तो तुरंत फोकस कर रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या करना है, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो स्टूडेंट जो या विद्यार्थी की जिंदगी में अगर ये चीजें हम लोग ले पा रहे हैं कि हाँ उसको ऐसी चीजें सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो हमारा देश जो है वो एक सही हाथों में जाएगा आने वाले टाइम में। तो इसीलिए पूरे देश भर में ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाते हैं ताकि उनका माइंड जो है वो एक तरीके से प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ सके, ठीक है। इसी के साथ में जो कल्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, तो माइंड सेट ऐसा तैयार करना है। तो 2017 में इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसके 2 फॉर्मेट बनाए गए। 2 फॉर्मेट मतलब अलग अलग काम करने वाले, पहला सॉफ्टवेयर दूसरा हार्डवेयर। मतलब क्या है, जब भी आप लोग कोई लैपटॉप कंप्यूटर या फिर कोई भी मोबाइल आप लोग यूज करते हो, देखिए लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल, तो क्या बन गया LCM कैसे कैसे आइडिया निकल के आते हैं। LCM की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे पता है आप लोगों को? बताइए जरा LCM की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है उसमें सॉफ्टवेयर, कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है उसका हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलग अलग 2 एडिशन तैयार किए गए। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान काम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑल इंडिया जो काउंसिल फॉर जो टेक्निकल एजुकेशन AI जो CT है, इसी के साथ में जो और भी सिस्टम यहाँ पर आ रहे हैं जो कि खासकर काम कर रहे हैं, जिसमें से आप लोगों को I4C देखने को मिलेगा। यानी कि इंटर जो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है, एक सिस्टम ऐसा है जिसको बोल रहे हैं इंटर इंस्टीट्यूशनल इंक्लूसिव इनोवेशन सेंटर, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो कहने का मतलब है कि सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। SIH है 2022 में, इसमें प्रोग्रेस देखो यार आप लोग, ये देखकर मुझे मजा आ गया। जब पहला इसका एडिशन हुआ था ना उस टाइम पर ओनली 7,500 लोग आए थे, ठीक है। 7,500 के करीब यहाँ पर आप लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन। अभी यहाँ पर जो एडिशन हुआ है जो कि 5th एडिशन है, ठीक है, 2017 में था और अभी हम लोग कब बैठे हैं 2022 में बैठे हैं। तो जो इसका ये वाला एडिशन है इसमें टोटल मिलाकर 29,600 यानी कि 29,600 आप लोगों को यहाँ पर ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि 7 चौक 28 यानी कि 4 गुना प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से चीज़ें नजर आ रही है। इसी के साथ में 15,000 स्टूडेंट्स जो हैं और उसके मेंटोर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर। लगभग 75 नोडल सेंटर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये समझिए यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर इसकी काफ़ी एक अच्छी सक्सेस आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में अब की बार ये स्पेशल इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा एक एडिशन जिसमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जूनियर
भी इंट्रोड्यूस किया गया एक स्कूल के लेवल पर, ताकि यहाँ पर एक कल्चर लाई जा सके देश के अंदर में इनोवेटिव माइंड की, और स्कूल लेवल पर ही तैयार किया जा सके। आज की डेट में अगर किसी स्कूल में आप लोग विजिट करने जाओगे ना, वहाँ पर किसी बच्चे से पूछोगे वो क्या बनना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग आप लोगों को ये बोलेंगे कि वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि बोलेंगे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो गेम्स में जाना चाहते हैं। ठीक है, अलग अलग है, पर लेकिन आज की डेट में अगर बात करें, किसी से ये पूछ लो कि टीचर बनना चाहता है, तो वो तो शायद ही कोई बोलेगा। ठीक है, अच्छा आप में से कितने ऐसे हैं जो टीचर बनना चाहते हैं? टीचर जब भी बनने की बात है ना, दिल से बनना टीचर। ठीक है, क्योंकि दिल और दिमाग जब दोनों चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करोगे टीचर बनने के लिए, तभी आप लोग कोई काम ढंग से कर पाओगे। अगर टीचर को आप लोग जॉब की तरीके से लोगे कि अपना काम करना और पैसा कमाना है, तो आप लोग जो हैं कभी भी उस पर्टिकुलर पोस्ट के साथ में न्याय नहीं कर पाओगे। क्योंकि टीचर एक ऐसा इंसान होता है जो कि एक तरीके से हर एक एरिया के बच्चों को बना रहा होता है, चाहे कल को आईएएस बन जाए, चाहे कोई चलकर सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, कोई पियोन बन जाए, कोई चोर बन जाए, कोई एक तरीके से पायलट बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई सीए बन जाए, कोई कुछ भी फील्ड में किसी में जाता है, तो वो एक टीचर के हाथों में से निकल के जाता है। तो टीचर जो होता है वो एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होता है, जो कि यहाँ पर देश का भविष्य बना रहा होता है। तो उसके लिए इंसान को अंदर से बातें निकल कर आनी चाहिए, ना कि उसमें जब इंसान पैसे को ठूस देता है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि टीचर को पैसे नहीं कमाने चाहिए, बिल्कुल कमाने चाहिए यार। ऐसा थोड़ा ना कि टीचर कोई डाका डाल रहा है वो गलत काम कर रहा है, पैसे कमाने चाहिए, पर लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ में वो क्वालिटी भी उस इंसान को देनी चाहिए जो एक बच्चे के लिए होती है। अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन टीचिंग प्रोफेशन में आएगा? उसके तो बच्चे, उसका तो परिवार भूखा मर जाएगा, तो वो गलत बात है। जापान के अंदर में शानदार रहता है, जापान के अंदर में टीचर को जैसे एक यूपीएससी के बंदा आईएएस बनता है ना जाके, ऐसी वहाँ पर सर्विस होती है, और उसके तहत वहाँ पर क्या होता है, उसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में वो सारी फैसिलिटी मिलती है वहाँ पर, जो यहाँ पर इस तरीके से मिलती है। ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर को। तो इंडिया के अंदर भी यहाँ पर एक मैंने बोला था ना कि जैसे कि यहाँ पर इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंडियन टीचिंग सर्विस भी होना चाहिए, आईटीएस। ठीक है, आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, यस या फिर नो बताइए। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। भावनाएं निकल कर कई बार बाहर आ जाती है। ठीक है 2017 में टीचर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि अपने देश को एक प्रोग्रेस की पाथ पर ले जा सकता है। जब देश जो है एजुकेटेड रहेगा ना, एजुकेशन ही एक रिवोल्यूशन लेकर आती है सोसाइटी के अंदर में। जब तक एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तब तक समाज में रिवोल्यूशन आ ही नहीं सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। क्वेश्चन पूछा गया ना 2017 में, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जैसे ही ये लॉन्च की गई 2017 में, क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, बोला गया इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलप, ये एक तरीके से स्कीम फॉर द डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ ओवर कंट्री इनटू द स्मार्ट सिटी इन ए डेकेड। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। पहली स्टेटमेंट में कितनी भद्दी बात बोल दी है, हम बच्चों की बातें कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो पहली स्टेटमेंट हो गई यहाँ पर गलत। ठीक है, फिर इसके साथ में बोला गया इट इज ए प्रोग्राम एम टू मेकिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द कंट्री कंप्लीटली डिजिटल। समझ रहे हैं आप लोग, बिना सर पैर वाली बातें बोली जा रही है सारी। अब ये भी खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये भी खत्म हो गई, तीसरी भी। तो इसका मतलब जब ये खत्म हो गई, तीसरी भी खत्म हो गई, तो एक बची। मतलब अगर आप लोग कॉन्सेप्ट के बारे में पता है ना ओनली कि इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है, अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी पता है आप लोगों को, तो भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो है निकाल कर ले जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से कहता हूं कि बेसिक क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया, लग रहा है आप लोगों को टफ। अच्छा आप लोग ये बताओ जिसको लगता है यूपीएससी का पेपर बहुत टफ होता है, जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं लगता है आप लोगों को ये टफ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने? अगर टॉपिक आप लोगों ने तैयार कर रखा है तो टफ कैसे रह जाएगा? टफ उन्हीं के लिए है जिन्होंने टॉपिक तैयार नहीं कर रखा है। तो टफ टॉपिक एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। ठीक है, टॉफी नहीं बोल रहा हूँ, टॉपिक बोल रहा हूँ, कभी टॉफी खाने के नाम पे लार आ जाए। ठीक है, अच्छा किसको याद है संतरे की टॉफी याद है आप लोगों को? मुझे जब भी टॉफी की बात होती है संतरे वाली वो टॉफी याद आ जाती है। पुराने टाइम में देखिए आप लोगों ने, कितनी प्यारी सी लगती थी वो, टेस्ट भी अच्छा था यार उनका, है कि नहीं? प्यारी वैसे ही नहीं करा, उनका टेस्ट भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों के माइंड में टॉपिक को लेकर पूरी क्लैरिटी आई होगी। क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस भी करा दिया आप लोगों को, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। ठीक है, तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोगों के सामने पूरा डिटेल में इस तरीके से चीज़ें तैयार होनी चाहिए। तो जहाँ पर डाउट हो पूछ लेना, हम जो नहीं कहते ये बोलना, मतलब पूछ लेना, मतलब जहाँ पे भी डाउट हो तो घिस लेना। चिराग नहीं होता है कि जो हुक्म है मेरे आका में हाजिर हो जाएंगे हम। ठीक है, कि आपकी क्या कहता है वो, आपका हुक्म मेरी सेवा, कुछ ऐसा कुछ करके बोलता है ना। तो ये बातें हैं, चलिए अच्छे से एंजॉय करते रहिए। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये डाउन टू अर्थ से लिया गया है। ग्लोबल विंड एनर्जी सेक्टर को बोला जा रहा है कि अभी काफी अच्छे लेवल पर ले जाकर चलने की जरूरत है। अगर आने वाले टाइम में आप लोग चीजों को सुधारना चाहते हैं, खासकर अपना जो नेट रिक्वायरमेंट है कि जीरो आप लोगों को लेकर आना है चीजों को,
यानी कि कार्बन एमिशन को जीरो लेकर आना है, तो विंड एनर्जी को आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली पार्ट बनाना पड़ेगा। ये बात बोली गई है डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर में। समझते हैं क्या क्या बातें हैं। अभी बात करें ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो है फॉर 2022, ये पब्लिश की गई ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाएगा, इसके बारे में याद रख सकते हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो है 2005 में ये स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। ये बेल्जियम के अंदर जो ब्रसेल्स है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के बारे में, और ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो है वो इसी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो एक बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, तो इसलिए पॉइंट के बारे में माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैं बातें आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों को सुनकर समझकर कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है आप लोग लिख भी सकते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से आप लोग बन सकते हैं। तो एक एक पॉइंट पर हम लोग नजर डालेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं, जब भी हम लोग विंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है ऑन शोर। ऑन शोर मतलब जमीन के ऊपर आप लोगों को ऐसे विंड प्लांट लगा देना। दूसरे नंबर पर होता है, इसको बोलते हैं ऑफ शोर। ऑफ शोर मतलब लगभग पानी के अंदर जाकर यहां पर इस तरीके के प्लांट लगाना, ठीक है, जो थोड़ा सा लगभग 50 मीटर की यहां पर आप लोग बोल सकते हैं एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बोले फ्लोटिंग तो ये बिल्कुल तैरता हुआ रहेगा, ये काफी अंदर जाकर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया था वो इन दो का किया था, और हमारे देश में तो अब तक जो है हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर अभी हम लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे इस पे हम लोग काम करेंगे, ये बातें यहां पर बोली जा रही है। अभी ये तो अपने देश के बारे में बातें कर दिया, पर लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये तो ग्लोबल रिपोर्ट है, तो मैं आप लोग को दुनियादारी में बताऊंगा अभी क्या चल रहा है और कहां पर क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जा रही है, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंड कर पाओगे और उनको चीजों को इंप्लीमेंट भी कर पाओगे लिखने के लिए या फिर समझने के लिए अगर कोई बातें आती है तो, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ग्लोबल विंड जो इंडस्ट्री है यहां पर वो सेकंड बेस्ट ईयर देखने को मिला 2021, यानी कि 2021 में यहां पर सेकंड बेस्ट है। इससे पहले यहां पर काफी अच्छी ग्रोथ थी, अभी सेकंड नंबर पर सबसे अच्छी ग्रोथ है। 94 गीगावाट कैपेसिटी जो है वो ऐड किया गया नया विंड एनर्जी के फील्ड में यहां पर, जो कि अगर बात करें जो कि बिहाइंड है 2020 के, यानी कि 2020 में सबसे बेस्ट ग्रोथ थी यहां पर, ठीक है। तो अभी यहां पर बात करें तो ये जो ग्रोथ है यहां पर 94 आप लोगों को देखने को मिली गीगावाट, ये बोला गया है, ठीक है। तो बोला गया कि बिहाइंड 2020 रिकॉर्ड ग्रोथ बाय ओनली 1.8%, यानी कि इससे 1.8% कम हुआ है अब की बार, यानी कि सबसे टॉप पर 2020 में थे, 2021 में दूसरे नंबर पर हम लोग हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जो कंट्री है वहां पर काफी लार्ज स्केल पर ऑन शोर इंस्टॉलेशन किया गया। ऑन शोर मतलब इस तरीके से यहां पर इंस्टॉलेशन किया गया जमीन के ऊपर, जिसकी वजह से कैपेसिटी यहां पर बढ़ी है। तो टोटल विंड इंस्टॉलेशन 2021 में जो है वो 18% लोअर है प्रीवियस ईयर से, ये बातें यहां पर बोली जा रही है। और डिक्लाइन हुआ है बेसिकली प्राइमरली स्लो डाउन हुआ है यहां पर ऑन शोर का ग्रोथ अगर बात करें तो। देखिए दोनों को कंपेयर करिएगा आप लोग। यहां पर जो बोला गया कि टोटल के बारे में यहां पर बोला गया है, टोटल जो बोला गया यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन यहां पर हम लोग ऑन शोर के बारे में बात कर रहे हैं जो 18 है, और ये 1.8 जो बोला गया ये टोटल में बोला गया, तो कंफ्यूज मत होना इसको, ठीक है। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अगर बात करें 18% लोअर है प्रीवियस ईयर से, यहां पर जो बात करें यहां पर तो स्लो हुआ है यहां पर ऑन शोर, जो कि यहां पर जमीन के ऊपर जो हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं। तो वर्ल्ड में दो लार्जेस्ट जो कंट्री है यहां पर चाइना और यूएसए में ढंग से काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिली। इसी के साथ में अगर बात करते हैं 21.1 जो ग्लोबल जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लोबल लेवल पर ऑफ शोर विंड कैपेसिटी जो है वो कमीशन की गई है लास्ट ईयर, यानी कि 21 के करीब यहां पर 21% के करीब बढ़ा है, जो कि 3 गुना ज्यादा है 2020 से, समझ रहे हैं। यानी कि ये जो है आप लोगों को यहां पर कम देखने को मिला और यहां पर 3 गुना बढ़ गया है 2020 से। तो इस तरीके से समझ सकते हैं जो नॉर्मल बढ़ा करता था, यानी कि जमीन के ऊपर ज्यादा लगाया करते थे नॉर्मली हम लोग जो यहाँ पर विंड एनर्जी के जो पैनल, पर लेकिन अभी यहाँ पर कहां पर लगा रहे हैं हम लोग समुद्र के अंदर लगा रहे हैं। तो यहां से चीजें जो हैं वो अभी आप लोगों को बढ़ती नजर आई हैं। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कि यहां पर ऑफ शोर बढ़ा है या फिर ऑन शोर बढ़ा है, तो याद रखिएगा ऑफ शोर बढ़ा है, यानी कि समुद्र के अंदर ज्यादा है। ऐसे जो बेसिकली हम लोगों ने ये जुगाड़ लगाए हैं जिससे एनर्जी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट शेयर में जो है अभी नई अगर बात करें इंस्टॉलेशन जो है वो बोला जा रहा है कि 22.5% आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेस्ट ऑफ शोर ईयर है यहां पर, जिसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इसी के साथ में यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, तो यहां पर जो अभी आप लोगों को बताया गया तो इससे आप लोग अब कंपेयर यहां पर कर सकते हैं। बोला यहां पर अगर बात करें 18% आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ऑन शोर में कमी आई है, और यहां पर 22.5% के करीब यहां पर चीजें बढ़ी हैं।
चाइना ने 80% ऑफशोर विंड कैपेसिटी जो है वो एडिट की है 2021 में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। यानी कि चाइना काफी लार्ज स्केल पर काम कर रहा है इसके अंदर इंस्टॉलेशन के, और 27.7 गीगावाट के करीब नया एडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। यूरोप के अंदर में अगर बात करें तो यहां पर भी इसके अंदर ग्रोथ आई है ऑफ शोर की कैटेगरी में। तो यहां पर ऑफ शोर के ऊपर काफी काम किया जा रहा है, यानी कि यहां पर इन वाले एरिया को छोड़कर अभी लोग जो है वो समुद्र में कूद पड़े हैं ऐसे प्लांट लगाने के लिए। इंटरेस्टिंग बातें सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। अगर पूछ ले ऑल ओवर वर्ल्ड में विंड जो है वो कितनी बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो 837 गीगावाट विंड जो है यहाँ पर बेसिकली वो हेल्प करती है पावर कैपेसिटी के अंदर में, जिसके चलते लगभग 1.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग कम कर पाते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग कम कर पा रहे हैं। वो कितना है, जितना साउथ अमेरिका कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है एनुअली हर साल, उतना यहां पर हम लोग अभी कम कर पा रहे हैं। तो ये काफी एक पॉजिटिव सिग्नल बोल सकते हैं। पर लेकिन आप लोग ये भी नहीं बोल सकते कि ये काफी अच्छा हो गया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है अगर सही लेवल पर काम करना चाहते हैं। अगर बात करें यहां पर 2021 में मोर देन 88 गीगावाट विंड कैपेसिटी जो है वो अवार्ड की गई ग्लोबली, 1.53% हायर देन द 2020, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं। यानी कि अगर बात करें जो यहां पर ऑक्शन की बात की जा रही है, ऑक्शन किया गया है, अभी आई नहीं है, ये अभी आगे आने वाले टाइम में चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी और लार्ज स्केल पर इसमें काम बढ़ता हुआ आप लोग को नजर आएगा। यानी कि एक तरीके से अभी यहां पर बोली लगाई गई है कि हाँ इसमें हम लोग काम करेंगे और उसके लिए पैसा दिया जा रहा है। एक साल के बाद में अगर बात करें नेट जीरो जो कमिटमेंट है, ग्लोबल मूवमेंट बन रहा है आज के डेट में, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो 557 गीगावाट के करीब नई एडिशन अभी किया जाने वाला है 5 साल में आने वाले में। यानी कि इस साल जो है वो कितना एडिशन किया है उसके कंपेयर में अगर आगे बात करेंगे 557 गीगावाट जो है वो ऐड करने वाले हैं। तो देखते हैं कितना ऐड कर पाते हैं। 110 गीगावाट इंस्टॉलेशन जो है वो बोला जा रहा है कि हर साल 2026 तक ऐड करेंगे। तो क्या हम लोग ये कर पाएंगे, तो वो देखने वाली बात होगी। हम का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में जो ग्रोथ है यहां पर वो देखने को मिलेगी डिकेड के एंड तक यहां पर, कि हम लोग कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के पाथ पर आ पाएंगे अगर इसको लेकर आगे चल पाते हैं 2050 तक का। यानी कहने का मतलब यहां पर ये है, अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए तो अच्छे लेवल पर आप लोग को काम करना पड़ेगा। ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बातें यहां पर क्या है, कुछ और बातें बताऊं तो कई सारे चैलेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करें सबसे जो ग्रोथ के बारे में जो चैलेंजेस निकल कर आते हैं जो रिपोर्ट ने बताए हैं, वो ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं खासकर उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंट के फोकस बात करें तो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल एम रहते हैं, ग्रोथ पर ज्यादा फोकस रहता है, इन्वायरमेंट को साइड में रख देते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो मार्केट है, ठीक है, उसके अंदर में बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर ज्यादा विश्वास नहीं है अभी भी, ठीक है, कि हवा आएगी तो एनर्जी बनेगी वरना कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ढांचागत और ट्रांसमिशन जो भी काफी दिक्कत देखने को मिलेगी, उसमें ढंग से काम नहीं किया गया। इसी के साथ में इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी जो है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को लेकर वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है अभी। यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन के कई सारे कंपेन रहते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एक एरिया में वो नहीं चाहेंगे कोई ऐसा एरिया आकर उनके सामने रखा जाए ताकि दिक्कतें देखने को मिलने लगे। तो ये बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को दुनियादारी के बारे में बताई। अभी मैं आप लोगों को इंडिया के बारे में बातें करूंगा, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है। हमारे देश से पूछा जाए कि यहां पर अगर बात करें 2021 में कितना इंस्टॉल किया गया, तो 1.4 गीगावाट हमारे द्वारा इंस्टॉल किया गया, ठीक है। अगर बात करें यहां पर ये 1.1 गीगावाट था इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि हमारी कंट्री में इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये पॉजिटिव बात है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यहां पर टारगेट सेट किया है कि 5 गीगावाट कैपेसिटी यहां पर ऑफशोर यानी कि समुद्र के अंदर में 2022 तक लेकर आने वाले हैं, और 30 गीगावाट जो है ये 2030 तक लेकर आने वाले हैं। पर लेकिन इंडिया जो है अब तक भी हम लोगों ने डेवलप नहीं किया है ऑफशोर विंड में कैसे हम लोग को काम कर रहे हैं। यानी कि अब तक हम लोग काम कर रहे हैं ऑन शोर के ऊपर, यानी कि हम लोग जमीन पर लगा रहे हैं। अभी समुद्र के अंदर हम लोग अपने काम करने स्टार्ट नहीं किया गया, पर लेकिन टारगेट रख लिया है कि हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब जब टारगेट रख लिया तो काम भी कर ही लेंगे ना, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। इंडिया जनरेट कर सकता है 127 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी। ये लगभग 7,600 किलोमीटर जो कोस्टल लाइन है हमारी। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का कोस्टल एरिया जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि नॉर्मल तरीके से हमारी कंट्री जो है 7,500 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है। तो सोचो अगर 7,500 किलोमीटर को हम लोग यूज करेंगे ढंग से तो हम लोग कितने अच्छे से यूज कर पाएंगे। गुजरात जो है उसके बारे में बात करें सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये सारे कोस्टल एरिया आप लोग को देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग कल को अपनी कंट्री में विंड एनर्जी का इस्तेमाल करने पर आगे तो हम लोग इतने सारे खंबे लगा देंगे कि हर जगह से हवा से एनर्जी मिलने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं।
अब अगर ऑन शोर और ऑफ शोर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली 2019 में यहाँ पर लगभग अगर बात करें तो ये कुछ ऐसी कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिलती है 2.5 गीगावाट, ठीक है। 2035 तक का बोला जा रहा है कि अच्छे लेवल पर यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में ऑफ शोर में भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। 2019 के कंपेयर में 2035 पर यहाँ पर और ज्यादा चीजें बढ़ने वाली है, यानी कि इनकी हाइट भी बढ़ेगी और यहाँ पर जो ये इस तरीके सिस्टम लगाया जा रहा है वो और अच्छे से काम करेंगे। पर लेकिन ऑफ शोर जो है वो यहाँ पर जो रहेगा वो ज्यादा बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू ऑन शोर। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बन जाए ऑन शोर विंड एनर्जी क्या है और ऑफ शोर क्या है, उसकी डेफिनेशन यहां पर बताई गई है जो मैंने अभी आप लोगों से यहां पर डिस्कस किया। अब ग्लोबल लेवल पर क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं अगर उसके बारे में आप लोग ये बात करें। ऑफशोर विंड मार्केट जो है वो एंजॉय कर रही है बेस्ट ईयर 2021 को। 2021 में हम लोगों ने देखा कि 21 यहां पर गीगावाट कमीशन किया गया, ठीक है, जो कि रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है, तो एक अच्छी बात है। ग्लोबल जो ऑन शोर विंड है यहाँ पर 72 गीगावाट रहा 2021 के अंदर में, ठीक है, तो वो रहा जो कि कम रहा पहले कंपेयर में, क्योंकि यूएसए और चाइना के अंदर में अभी यहाँ पर काम नहीं हो पाया, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली कोविड-19 और उन सब चीजों की वजह से। यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वेस्ट एशिया के अंदर में ऑन शोर के ऊपर काम अभी बढ़ा है, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। यानी कि ऑन शोर के ऊपर यहाँ पर अभी काम इनके द्वारा अच्छा किया गया, अलग अलग एरिया के बारे में यहाँ पर बातें बताई जा रही है। कितना कितना यहाँ पर ये बताया गया है, बेसिकली अलग अलग एरिया के बारे में रटना नहीं है। चाइना जो है यहाँ पर उसके बारे में बात करें तो उनके द्वारा भी टर्मिनेट कर दिया गया है फीड इन टैरिफ जो हुआ करती थी पॉलिसी, जिसके चलते यहाँ पर ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है उसके बारे में बातें की जा रही है। यहाँ पर लगभग 39% ड्रॉप हो गया है, यानी कि एक सपोर्ट जो मिला करती थी उसके बारे में उससे दिक्कतें देखने को मिली है। तो ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, फीड इन टैरिफ। तो फीड इन टैरिफ जो है जनरली आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से कि ये बोलती है गवर्नमेंट कि आप लोग जो काम करो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग परचेज कर लेंगे। यानी कि मैं मान लीजिए यहाँ पर कुछ सामान बनाना स्टार्ट कर दूं और गवर्नमेंट बोले कि आप बनाते रहिए और हम लोग परचेज कर लेंगे, तो उसमें 15 से 20 साल का ये टारगेट लगा लेते हैं कि इतने साल तक हम लोग परचेज करेंगे। तो उनको ये नहीं रहता कि माल आ गया मार्केट में तो खरीदेगा कौन, तो वो होता है बेसिकली। तो चाइना में अभी यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। इसकी वजह से 39% यहाँ पर डाउन हो गया जब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, ऑन शोर के बारे में। तो यहाँ से दिक्कतें निकल कर आई, जिसकी वजह से अभी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ और उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, कल को कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में नेशनल विंड सोलर जो हाइब्रिड पॉलिसी है ये आप लोग याद रखिएगा। इंडिया के द्वारा 2018 में इसको अडॉप्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, जिसके चलते हम लोग काम कर रहे हैं। अपनी कंट्री में ग्रिड कनेक्टिविटी भी हम लोग बना रहे हैं और फोटोवोल्टिक सिस्टम भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि अपने कंट्री में हम लोग अपने लिए बना रहे हैं और एक तरीके से एक सिस्टम स्टेब्लिश कर रहे हैं। अगर कल को कोई ज्यादा एनर्जी जनरेट कर लेता है तो वो उसको बेच भी सकता है। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी है। हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि विंड और सोलर जो है वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब हाइब्रिड हो गया। ऐसे नहीं से इलेक्ट्रिक व्हीकल, डीजल, पेट्रोल व्हीकल मिलकर काम कर रहे हैं, तो हाइब्रिड पॉलिसी वहां पर लेकर आएगी। उसी पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर भी चीजें देखने को मिलेगी, तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी जो है 2015 में लॉन्च की गई, पर लेकिन अब तक हम लोगों ने प्रॉपर वे में इनको लगाना स्टार्ट नहीं किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की एक तरीके से डेवलपमेंट किया जाए विंड एनर्जी फार्म में ऑफशोर एरिया में, ठीक है। अगर बात की जाए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप लोगों को देखने को मिलेगा कंट्री के अंदर में, जो कि यहाँ पर काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी के चलते बात की जा रही है कि 200 न्यूटिकल माइल्स तक हम लोग यहाँ पर चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर कुछ गाइडलाइन रहती है, जिसके चलते कहाँ कहाँ तक आप लोगों का अधिकार एरिया है, तो ये आप लोग देख पाएंगे। ये 200 जो न्यूटिकल माइल्स है यहाँ पर, ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अलग अलग एरिया में डिवाइड किया जाता है, हालांकि इंटरनेशनल स्पेस की कैटेगरी में आता है। ये कॉन्टिग्यूअस जोन है यहाँ पर, ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, ये टेरिटोरियल जोन है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर ये जोन डिवाइड किए जाते हैं। हर एक कंट्री को अलग अलग से डिवीजन दिया गया, ठीक है। बाकी अगर बात करें हमारे देश के अंदर, कोई आप लोगों से पूछ ले सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी कहां पर उगाई जाती है, मतलब प्रोड्यूस की जाती है, तो याद रखिएगा पहले नंबर पर है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर आप लोग गुजरात देखने को मिलेगा। तो ये दो कम से कम इंपॉर्टेंट है जो सबसे टॉप पर है, आप लोग याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है कर्नाटका, पांचवें नंबर पर राजस्थान, छठे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर मैक्सिमम वो एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे टॉप पर, जो कि कोस्टल एरिया है। तमिलनाडु कोस्टल एरिया है, गुजरात कोस्टल एरिया है, कर्नाटका कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो ये सारे कोस्टल एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर स्टैटिक क्वेश्चन देकर कोई आप लोगों से पूछ ले और बोले ये क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में, ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी काफी बड़ा होगा आने वाले टाइम में, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। 30 गीगावाट अगर हम लोग यहाँ पर जनरेट कर पाते हैं, जो कि अभी आप लोगों को बताया,
तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर भी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लगभग 12 बिलियन के करीब आप लोगों को करना पड़ेगा, इसके चलते यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अच्छे लेवल पर आप लोग चला पाओगे, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगता है, तब जाकर चीज़ें आप लोग निकाल पाओगे, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो देखते हैं सोल्यूशन क्या निकल कर आता है, अभी इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल को कोई भी आप लोगों से पूछ ले तो माइंड में जितनी अच्छे से क्लैरिटी रहेगी उतने अच्छे से आप लोग आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर ये पूरा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया, क्या क्या इसके अंदर हाईलाइट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये आप लोगों को सारी बातें मैंने बता दी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछूं मैं आप लोगों से, ऑन शोर ज़्यादा डेवलपमेंट होता है हमारी कंट्री में या फिर ऑफ शोर, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा है यहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी के बारे में बात की, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी और यहाँ पर किस बेसिकली साल में इसको लॉन्च किया गया था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, देखता हूँ कितने अच्छे से आप लोग आंसर देते हैं, एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग आंसर जरूर देंगे, ठीक है। फ्री बीज के बारे में कई सारे आर्टिकल मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अलग अलग लोग जो है इसके बारे में बातें कर चुके हैं। अभी फिलहाल हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा एक बड़ी स्टेटमेंट यहां पर दी गई है कि अगर आप लोग फ्री बीज के बारे में बातें करते हैं, फ्री बीज मतलब जनता को फ्री की रेवड़ी बांटना, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि किसी को लैपटॉप दे दिया, किसी को सोने की चेन दे दी, किसी को प्रेशर कुकर दे दिया, किसी को वॉशिंग मशीन दे दी, किसी को साइकिल दे दी, मतलब जो भी मन में आ रहा है वो बोल दे कि हम लोग बन गए तो हम लोग पावर में आ गए तो हम लोग ये बांटेंगे। और भाई साहब तुम्हारे पास में अलादीन का चिराग है क्या, तुम घिस घिस कर बांटोगे? तो वही वाली बातें हैं यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर अभी स्टेटमेंट दी गई है हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और उनके द्वारा ये बोला गया अगर आप लोग फ्री बीज के बारे में बात करते हो तो उसको अपने बजट से बांटा करो। ऐसा नहीं है कि क्या है प्राइवेट कंपनी है, बिजली प्रोवाइड कराने वाली कोई कंपनी है, उनको बोल दिया यार तुम ना यहाँ पर फ्री की बिजली बांट दो। अब फ्री की बिजली बांटते बांटते उनके बेचारों की क्या होती है, उनकी पतलून ढीली हो जाती है, कल को चलकर वो घुटने टेक देती हैं। तो ये गलत है कि एक तरीके से अगर किसी को फ्री की इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं कई सारे स्टेट तो उनको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। फ्री बीज को लेकर अभी कई सारे डिबेट डिस्कशन चल रहे हैं, कई सारे लोग बोल रहे हैं अच्छा है, कई सारे लोग बोल रहे हैं बुरा है, पर रियलिटी में देखो अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, अच्छा और बुरा होती है मनसा, यानी कि देने वाला उसको किस मनसा से दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता है, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग उस संविधान का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, वही चीज़ें यहाँ पर है। तो सिर्फ जो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये बोला गया कि हाँ पता है कि हमारी कंट्री के अंदर कोविड-19 का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है बहुत सारा, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली हैं कि आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, पर हर चीज़ को अगर फ्री में बांटोगे तो देश की अर्थव्यवस्था जो है वो खराब हो जाएगी। लोगों को फ्री में बांटने से ज़्यादा बेटर है कि उनको कैपेबल बनाओ, उनको जॉब दो ताकि वो अपने आप खरीद सके, ना कि आप लोग फ्री में उनको बांटो। तो ये बातें यहाँ पर है। और इसी के साथ में बोला गया कि हमारे कंट्री के अंदर जो ग्रोथ रहने वाला है वो 7.4% आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये एक अच्छी तरीका है यहाँ पर अपनी कंट्री में ग्रोथ जो है वो शानदार देखने को मिलेगा। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई। एक हालांकि पॉलिटिकल न्यूज़ है पर लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करी कल। एक इंसान ऐसे हैं जिनके द्वारा 50 साल तक एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ में डटे रहे और एट द एंड ऑफ द डे जाकर उन्होंने वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी। नाम है गुलाम नबी आज़ाद। ये ट्रेंड भी कर रहा था कि गुलाम जो हैं वो आज़ाद हो गए, यानी कि नबी हटा दिया लोगों ने बीच में से, बोल रहे थे कि गुलाम जो हैं वो आज़ाद हो गए। तो ऐसी ऐसी बातें आप लोग जानते हैं जब लोग मज़ा लेने पर आते हैं कैसे कैसे मज़ा लेते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा रेजिग्नेशन तो दिया ही दिया गया, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोल दी कांग्रेस पार्टी को, खासकर जो राहुल गांधी जी के नाम पर, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी के नाम पर इनके द्वारा ये बोला गया कि एक तरीके से राहुल गांधी जी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें चीज़ों को कंसल्ट किया जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, वो सारा कंसल्टेशन प्रोसीजर जो है उसको डिमोलिश किया जा रहा है। यहाँ पर रिमोट कंट्रोल पूरा राहुल गांधी के हाथ में चला गया है। और खासकर 2013 के बाद में जब से उनको पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है तब से लेकर तो पार्टी की जो है बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई है। ये बोला गया कि राहुल गांधी जी सारे डिसीजन अपने आप लेते हैं, वहाँ पर कोई उनका पर्सनल असिस्टेंट तो कोई सिक्योरिटी गार्ड उनको जो भी बोल देता है वही चीज़ें आकर वो इंप्लीमेंट कर देते हैं। यानी कि इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बोलना ये था कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करते हुए वो अपने हिसाब से जो उनको मजा आ रहा है पूरी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर नचा रहे हैं। तो ये बातें इनके द्वारा यहाँ पर बोली गई। तो इसके अपोजिट में अगर बात करूं यहाँ पर, तो इसके अपोजिट में यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई वो किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई, वो दी गई जयराम रमेश साहब के द्वारा। जयराम रमेश साहब ये कह रहे हैं कि जितने रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी थे कांग्रेस के अंदर इतने लंबे समय तक, अब वही इंसान जो है ऐसी बातें बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही नहीं लगती है, ठीक है।
अब मैंने ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को बता दी, पर लेकिन ये सारी चीज़ें काम की है क्या? बिल्कुल भी काम की नहीं है। काम की क्या चीज़ है? वो है कांग्रेस। सर कांग्रेस कहाँ काम किया? आज के डेट में तो बीजेपी पावर में बीजेपी काम की है। हमारे लिए ना कांग्रेस काम किया ना बीजेपी काम किया, हमारे लिए हमारा एग्जाम काम का, ठीक है। और एग्जाम में कांग्रेस के बारे में आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछी जाए तो आप लोग उसके बारे में याद रखिएगा। कांग्रेस का जो गठन किया गया था, इसका जो ढक्कन खोला गया था, 136 साल पहले इसका गठन किया गया था। तो कितनी पुरानी ये पॉलिटिकल पार्टी है? 136 साल पहले, लगभग 28 दिसंबर का वो डेट थी जो कि हिस्ट्री में आप लोगों को देखने को मिलती है। और 1885 वो साल था जिसमें कांग्रेस का गठन किया गया। और गठन किसके द्वारा किया गया? A.O. ह्यूम के द्वारा गठन किया गया। ये तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, पर लेकिन जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं वो इंटरेस्टिंग है। A.O. ह्यूम की नाम की फुल फॉर्म आप लोग बताओ। अभी कोई एक वनडे टाइप का एग्जाम था, उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, किसी स्टेट का था। A.O. ह्यूम की फुल फॉर्म पूछ रखी है वहां पे। तो समझ रहे हैं आप लोग, एग्जामिनर कहाँ दिमाग लगाता है जाकर। तो ये है बेसिकली आप लोगों के सामने। तो कांग्रेस के बारे में कई सारे जो सेशंस भी आप लोगों से पूछ ले आते हैं, एटलीस्ट उसके कुछ फेमस सेशन जो हैं, तो स्टार्टिंग के 4 सेशन जो हैं वो आप लोग कम से कम पता होना चाहिए। क्योंकि जो कांग्रेस की जो स्टार्टिंग के जो सेशंस थे वो बहुत फेमस थे यहाँ पर। उनके बारे में आप लोगों को एक खासियत देखने को मिलेगी कि वो अलग अलग पर्सनैलिटी थे वहाँ पर। अगर अलग अलग पर्सनैलिटी के नाम पे, यानी कि अलग अलग जो यहाँ पर रिलीजन के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला सेशन कहाँ पर हुआ? मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, चौथा कहाँ पर हुआ आप लोग बता दो। पहले में कौन थे यहाँ पर? WC बनर्जी, ठीक है। फिर कौन आए यहाँ पर? दादा भाई नेहरू जी। फिर आए बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे में कौन आए आप लोग बता दो। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक पर्पज ये है कि कांग्रेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन रखिए, क्योंकि ये बारे कांग्रेस मुक्त भारत बनाना। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि यहाँ पर इतनी पुरानी है, उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो ये गलत बात नहीं होगी, ठीक है। एक यहाँ पर बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा PMLA, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसमें यहाँ पर बातें की जा रही है। तो ये क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या था कि यहाँ पर जो जजमेंट था, ठीक है, तो उसमें एक बात की जा रही थी यहाँ पर कि पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर ये केस लगाया गया, तो उसी पर्टिकुलर पर्सन को जो है यहाँ पर प्रूफ भी करना पड़ता था कई बार, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, तो बर्डन की बात की जा रही है प्रूफ के बारे में। तो जजमेंट जो है फाउंड नो रीजन टू ECIR टू शेयर्ड विद एक्यूज्ड कि शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ देम, यानी कि एक तरीके से एक्यूज यानी कि जिसके ऊपर यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से जो ECIR यानी कि जो हमारी कंट्री में अगर बात करें इन्फोर्समेंट जो यहाँ पर है उसके बारे में जो यहाँ पर बेसिकली इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर एक्यूज को भी मिलना चाहिए, ये बातें बोली जा रही है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर नकार दिया इनके द्वारा। PMLA क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि गलत तरीके से कमा गया पैसा और फिर उसको सिस्टम में लेकर आना, यानी कि ब्लैक मनी को सिस्टम में लेकर आना, तो उसको रोकने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीज़ें रहती हैं, कुत्ते बिल्ली के नाम पर कई बार अपना पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। पर लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, एक याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी टाइम मिलेगा तो डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा मैं इसको। अगर आज की डेट में हमारे देश में कोई कानून है 2022 में, ठीक है, और कल को चलकर 2024 में यहाँ पर कोई इंसान जो है वो कोई हरकतें करता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर उसको सजा मिलेगी तो इस कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, जो कि 2022 में ऑलरेडी हमारे पास में कानून है। ऐसा नहीं कि 2025 में कोई कानून बनाकर और 2024 में जो गुनाह किया था उसके लिए सजा दे देंगे। तो रेट्रोस्पेक्टिव ये बेसिकली बोला जाता है, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। हमारा संविधान अगर बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता है। जिस इंसान ने कोई गलत हरकत की है उस टाइम पर हमारे देश में जो कानून था उसके हिसाब से उस इंसान को सजा मिलेगी। तो ये एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हमारा संविधान इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू पूछे जाते हैं। तो बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग देखो अब की बार प्रीलिम्स का पेपर, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं कि इंसान जो है वो नहीं कहते एक भौचक्का रहेगा कि ये भी कुछ ऐसा भी कुछ होता है। तो ये बातें आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करके चलनी है। ओके, एक स्कीम है जो कि कई बार न्यूज़ में रहती है, यहाँ पर छोटे से एक स्लाइड के अंदर ही आप लोगों की स्कीम कवर हो जाएगी। यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ADBM, ठीक है। तो ये जो स्कीम है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये जो स्कीम है इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा सारा पैसा। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसके द्वारा इशू किया गया, जो बेसिकली यहाँ पर नॉर्म्स कि कैसे यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। आयुष्मान जो भारत डिजिटल मिशन को ये बात की जा रही है, डिजिटल फॉर्म में चीज़ों को प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, जिसके चलते प्रधानमंत्री जो आप लोगों को पता है जन आरोग्य योजना, तो उसको डिजिटल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसी को हम लोग आयुष्मान भारत बोलते हैं, ठीक है।
तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार छोटे छोटे बन जाते हैं, तो इनको आप लोग हल्का सा इनके बारे में या तो नोट्स बना के रख लिया करो, मतलब इनको या फिर एक दो बार रिवीजन कर लिया करो कि आप लोगों से कल को क्वेश्चन पूछ ले जाए, ठीक है। तो इसको कैसे आप लोग लेकर चलोगे, जैसे कि मैं आप लोगों से बात करूं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, तो ये स्कीम है पूरी की पूरी, ठीक है। तो आप लोगों से इसके बारे में कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग क्या बोलोगे इसके बारे में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग, जैसे कोई स्कीम का नाम मैंने ले दिया तो आप लोग के अंदर ललक होनी चाहिए, ठीक है, कि यार उसके बारे में कम से कम हम लोगों को इतना तो पता होना चाहिए। तो उसके बारे में कुछ ना टॉपिक्स आप लोग, कई बार क्या होता है जैसे मान लीजिए मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ गया बीच में और आप लोगों को लग रहा है यार इसके बारे में पता नहीं है, तो तुरंत जाकर उसके बारे में सर्च कर लो, ठीक है। इग्नोर मत करो क्योंकि फिर आएगा कोई आप लोगों के सामने वोकैबुलरी आ गई, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है जो 2018 में लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते क्या काम किया जाता है हमारे देश के अंदर में, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बोला गया कि ये एक तरीके से लोगों को फ्री सर्विस प्रोवाइड कराएगी, 5 लाख रुपए एक पर्टिकुलर परिवार के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया था कि इसके तहत हम लोगों को लग रहा था कि लगभग 50 करोड़ लोग जो हैं वो इस स्कीम का फायदा उठाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर स्कीम है, जिसके ये एक ऐसी स्कीम है यार जो कि अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछी भी जाती है, और जो भी हेल्थ का टॉपिक होता है तो उसके बारे में तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए, वहां से तो आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, सेकेंडरी टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन का भी खर्चा यहाँ पर कवर किया गया। तो एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम हमारे देश में बन गई थी और बोला गया दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम है यहाँ पर ये, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें, तो उसको डिजिटलाइज फॉर्म में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि इंसान का आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड की बात की जा रही है, हेल्थ की फैसिलिटी रजिस्टर प्रॉपर डेटा यहाँ पर तैयार रहे और इफिशिएंटली इसको इंप्लीमेंट किया सके ताकि लोगों की हेल्थ जो है वो अच्छी रहे यहाँ पर, ठीक है। पोल्यूशन के ऊपर बहुत काम किए जा रहे हैं और एक शब्द होता है पोल्यूशन के बारे में जब बात करते हैं न्यूज़ में, BS यानी कि भारत स्टेज, यानी कि जितना अच्छा भारत स्टेज होगा उतना ही अच्छा वो इंजन होगा उसका, उतना ही अच्छा उसमें फ्यूल यूज किया जाएगा, उतना ही कम वो पोल्यूशन फैलाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे देश में हम लोगों ने क्या किया, भारत स्टेज 4 से सीधे 6 पर जंप मारा, 5 को गायब करके। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इतना पोल्यूशन है कि दुनिया में अगर बड़ी बड़ी 5 पोल्यूटेड सिटी के नाम कर दें तो मुझे लगता है कि 4 हमारे देश के मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारे देश में, हम टॉप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमको पीठ थपथपाने की जरूरत है यहाँ पर, इतना बुरा काम चल रहा है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पर चाहता है CNG और LPG किट फिट करना तो वो यहाँ पर कर सकता है, उसके चलते यहाँ पर गवर्नमेंट उसको अलाउड कर रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो भारत स्टेज 6 में यहाँ पर जो बेंचमार्क एमिशन को कंट्रोल करने के लिए है तो उसमें काम किया जा रहा है कंपेयर टू जो 4 से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर पेट्रोल व्हीकल जो है उसमें 25% क्लीनर होना चाहिए NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर काम किया रहा है। और 80 जो मिलीग्राम किलोमीटर, तो यहाँ पर तो 60 किलोग्राम जो यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर 60 मिलीग्राम, ठीक है। तो यानी कि रिड्यूस करना है यहाँ पर, ये इसका जो क्वांटिटी होती है। भारत स्टेज जो 6 है यहाँ पर वो रिड्यूस करेगा 3 पोल्यूटेंट बेसिकली। एक तो करेगा यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन, NOx और पार्टिकुलेट मैटर। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है। बाकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, कन्फ्यूजन को मिटाकर ही जाना है। कन्फ्यूजन को लेकर जाओगे तो क्या फ़ायदा। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर। क्या है ये बिहार के जो मिथिला मखाने आप लोगों को देखने को मिला, GI टैग इनको मिल चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है, आप लोग इनके बारे में याद रखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेपाल के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया सकता है और मैंने बताया था कि मखानों का कितना फ़ायदा है शरीर के अंदर में, ठीक है। याद है आप लोगों को किस किस में से एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बन गए हो। डॉक्टर नहीं यार, देखो ज़िंदगी में ना मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी है, ठीक है। जब यहाँ पर इन चीज़ों में लगा उस टाइम पर पढ़ाई भी कर रहा था, साथ में थोड़ा सा ये भी काम करना स्टार्ट कर दिया था और भी कुछ चीज़ें चल रही थी पैरेलल में। तो उस टाइम पर कुछ टाइम के लिए मैंने ना अपनी हेल्थ काफ़ी बर्बाद कर दी थी, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, तो फिर उसको बैठ कर फिर सुधारना स्टार्ट किया। तो अब जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक जो है सुधर चुकी हैं, वरना बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो ज़िंदगी में आप लोगों की लाइफ स्टाइल जो है ना वो अगर आप लोगों ने अच्छा कर रखा है, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे अपनी एक्सरसाइज करना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में आराम से अपने आप आने लगती है। यानी कि आप लोग अपना जीने का एक तरीका चेंज कर दो, बाकी सक्सेस अपने आप लोगों के हाथ में आने लगेगी। जब तक सोने उठने खाने पीने के पैटर्न ही आप लोगों के ढंग के नहीं हो रहे हैं, शरीर को आप लोगों ने अपना दुश्मन बना रखा है, वो बीमार हो जाएगा, वो आप लोग काम ही नहीं देगा जब आप लोगों को उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे टाइम पर, ठीक है। तो हेल्थ को आप लोग कम से कम अपना साथ ही रखना है, अपना दोस्त बनाकर। देश में अगर कोई भी चीज़ आप लोग बढ़ाना चाहते हो तो उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर खादी को कितना अप्रिशिएट किया, तो खादी लोगों ने दबाकर खरीदी, खादी का व्यापार भी बढ़ गया देश के अंदर में। बहुत सारे खादी जो बुनने वाले जो जुलाहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। ऐसे यहाँ पर अमृत ग्रांट फॉर बायोटेक इनिशिएटिव की बात की जा रही है।
आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके जोड़ के उसके साथ में बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड रिसर्च एंड जो असिस्टेंट काउंसिल है यानी कि BIRAC के द्वारा 75 अमृत ग्रांट यहाँ पर बायोटेक इनिशिएटिव के लिए लाए गए। कोई स्टार्टअप है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई रिसर्च बॉडी है, उसको यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि हाई रिस्क और एम्बिशियस रिसर्च आइडिया अगर कोई निकाल कर लेकर आता है एक दूसरे के साथ में मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किसी भी तरीके से, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। हेल्थ, एग्री बायोटेक, इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज, सिंथेटिक बायोलॉजी, सस्टेनेबल कोई भी बायो रिसोर्सेज के बारे में अगर काम करता है, बेनिफिट क्या होगा, रिसर्च एंड इनिशिएटिव, रिसर्च एंड इनोवेशन को एक तरीके से सपोर्ट किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते हैं बना बनाया पका पकाया खाना, हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते, इसीलिए हम लोग मैक्सिमम बने बनाए सामान लेकर आते हैं, चाहे चाइना से, चाहे USA से, चाहे जापान से। तो इसका बेसिक पर्पज ये है कि हम लोग पका पकाया ना खाएं, हम लोग खुद पहले पकाएं उसको फिर खाएं, बने के पका पकाया ना लाएं। तो ये बातें यहाँ पर, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो देश जितना खर्च करता है उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो हमारा देश भी इसमें काम कर रहा है, तो ये अप्रिशिएट करने लायक बात है। वैसे आप लोगों ने इकोनॉमी में हाउल्ला तो सुन ही लिया होगा, अदानी ग्रुप जो है उसमें उसका है AMG मीडिया नेटवर्क, AMG मीडिया नेटवर्क जो है इसको AMNL बोला गया है। उसने एक्वायर कर लिया 29% जो स्टेक है NDTV के। क्यों? क्योंकि उसने उधारी ले रखी थी यहाँ पर, और भाई साहब उधारी जो है वो पे नहीं कर पाए, तो इसके चलते यहाँ पर ये एक तरीके से बातें निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे मीम्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अदानी, गौतम अदानी को लेकर, उधर जो बेसिकली रवि साहब को लेकर उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि ये मीडिया के ऊपर एक तरीका पर हार बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट मीडिया का हनन किया जा रहा है, ऐसी बातें कई सारे बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अदानी साहब के काफ़ी अच्छे रिलेशन है मोदी जी के साथ में, उसके ऊपर बवाल भी हुआ था अभी श्रीलंका के अंदर में। श्रीलंका के जो एक पर्टिकुलर जो कोई ऑफिशियल थे, उन्होंने बोला कि मोदी साहब जो है हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि अदानी साहब को जो है प्रोजेक्ट दे दिया जाए। तो ऐसे ऐसे भी इशू निकल कर आते हैं। तो ये आप लोगों ने देखी कई बार चीज़ें यहाँ पर। तो वो सारी पॉलिटिकल मुद्दे जो हमारे काम के नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब पार्ट 3 के अंदर जाएंगे संविधान के अंदर में, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट का जो ए है यहाँ पर, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में यहाँ पर मीडिया भी आ जाता है। ठीक है, तो मीडिया कितनी इंडिपेंडेंट है वो जरूरी है, क्योंकि उसको डेमोक्रेसी का 4th पिलर बोला जाता है। बाकी 3 पिलर कौन से हैं वो आप लोग बता दो। ठीक है, वर्ल्ड में बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन, तो ये डे ऑब्जर्व किया गया। तो हल्का हल्का सा मैं आप लोग को आइडिया देता रहता हूँ ताकि आप लोग भूलो ना किसी पर्टिकुलर डे के बारे में। ठीक है, आगे हैं आप लोगों के लिए 5 नए शब्द जो कि आप लोगों की जिंदगी में एक नया इनपुट देकर जाएंगे। 5 नई वोकैबुलरी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि आंसर राइटिंग में या फिर आप लोग की इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुँचाएंगे। इसके साथ में सिनोनिम और एंटोनिम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। प्राइमा फेसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसका बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि जो दिखा उसी के बारे में देकर चीज़ों को आगे लेकर चलना है। प्राइमा फेसी एविडेंस जो कि आप लोगों ने सुना होगा। रिवोक, किसी चीज़ को रद्द कर देना कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, इसको बंद करते हैं, बहुत हो गई धंधेबाजी, ठीक है, साइड में करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, तो ऑफिशियली कैंसिल कर देना कहते हैं कि एक तरीके से ऑफिशियली कैंसिल कर दी, वो मीटिंग होने वाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के शब्द आप लोगों ने अक्सर न्यूज़पेपर में सुने होंगे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कई बार बहुत सारी क्रुएल्टी देखने को मिलती है, भीषण आप लोग बोल सकते हैं, ये यहाँ पर निकल कर आती है। उन्हें कहते हैं खतरनाक बिहेवियर, तो इसको बोलते हैं ग्रूसम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो गया अट्रैक्टिव, प्लेजेंट। तो ऐसे आप लोगों को ये विलोम शब्द हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, ब्लास्फेमस मतलब तिरस्कार करना, एक तरीके से इंसल्ट करना। ब्लास्फेमी सुना है कि ईर्षा, निंदा, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि एक तरीके से ईर्षा की निंदा कर दी, ब्लास्फेमी के नाम पर इंसान की हत्या कर दी। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग शब्द याद रखेगा। रिटरेशन होता है बेसिकली पुनरावृत्ति करना। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीट करना समथिंग को, तो रिटरेशन इसको बेसिकली बोलते हैं। तो 5 शब्द है, सेंटेंस फॉर्म जरूर करना, तो तभी आप लोग यहाँ पर जो है कंडीशन है यहाँ पर SLV कमांडो बनने के लिए। ठीक है, तो सेंटेंस जरूर फॉर्म किया करो। कई सारे बच्चे कहते हैं सर हमारा SLV कमांडो में नाम क्यों नहीं आता है। जिनका नाम आता है उनकी मेहनत तो देखो आपने, क्या आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो? अगर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप लोग का भी नाम आ जाएगा, तो उतनी मेहनत तो करो कम से कम। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन थी यहाँ पर, इनका नाम मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दे दी। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर देखिए, कई सारी चीज़ें तो आप लोगों को PDF में मिल जाती है। ठीक है, तो उनको आप लोग देख लिया करो। दिन आज का कैसे यूटिलाइज करने वाले हो ये जरूर बताना, और हर एक दिन जो है यार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जितना खुश रहोगे उतने अच्छे से उस दिन को यूटिलाइज कर पाओगे। तो खुशी को मत छोड़ना, चाहे दुख कितना भी क्यों ना हो। अगर दुख कितना भी क्यों ना हो फिर भी आप लोग खुश रहना सीख गए तो जिंदगी में समझो कि आप लोग अपनी जिंदगी को बनाकर ले जाओगे। वरना दिन आते जाते रहेंगे, कैलेंडर में डेट चेंज होती रहेगी, लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। पर लेकिन प्रोडक्टिविटी अगर चाहते हो
तो ये चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। PDF यहाँ पर मिल जाएगी। इसी के साथ में क्वेश्चन जो पोस्ट किए जाएंगे टेलीग्राम पर, उनके आंसर भी आप लोगों को देना है। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। खुश रहो यार, एंजॉय करो।